पुणे की हिट एंड रन केस याद है? This is a horrific accident in a car. 2 young lives were lost. When the car crashed to a bike living अग्रवाल केस। सर एक्सीडेंट मैंने देखा है बहुत बार। जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होने के बाद इंजरी होती है और रोड पे गिरा हुआ है, लोग बहुत झिझकते हैं कि उनको हेल्प करने के लिए। अगर वो उनको हेल्प करेंगे तो उसके बाद फिर वो पुलिस केस आ जाती है, उनको स्टेशन के चक्कर मारने पड़ेंगे। ऐसे मदद करने वालों को गवर्नमेंट ने 25,000 का प्राइज भी जाहिर किया हुआ है। ये मेरे लिए भी शॉकिंग है। कॉमन सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा सर, इसके पहले एसीपी सर आए थे, तो उनकी वर्दी और आपके वर्दी में क्या डिफरेंस है? तो आरटीओ डिपार्टमेंट के नहीं रहते, वो पुलिस विभाग के कर्मचारी रहते। अच्छा, हाँ। रोड सेफ्टी मंथ चल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी चीजें बताइए, क्या होना चाहिए और क्या कर रहे हैं हम लोग रोड सेफ्टी मंथ के लिए? हमारी जो एक्टिविटीज है वो रोड सेफ्टी के हिसाब से ही चलती रहती है। कोई किस्सा बताइए सर, कोई है नागपुर में ऐसा कोई स्पॉट जहाँ हाँ। एक्सीडेंट हुआ? आप अभी भी नागपुर में कहीं भी जाओ, आपको दिखेगा कि जो भी गाड़ी बड़ी है जिसमें पैसे लोगों को टैक्स बचाना है महाराष्ट्र डिपार्टमेंट का, मैंने देखा है वो गाड़ी सीजी नंबर से होती है। तो ये लीगल है क्या? रूल्स फॉलो होने चाहिए समृद्धि पे, क्योंकि समृद्धि पे तो स्पीड में ही जाने वाली है। उसके बारे में बताइए। इंडिया का जो मैक्सिमम लिमिट है, स्पीड लिमिट है वो 120। अगर ज्यादा ही आपके कारण बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, उसमें आपको जेल भी हो सकती है। यानी हम क्या करते हैं कि लोगों की जान बचाते हैं। टॉप 3 चीजें बताइए नागपुर में इसके वजह से एक्सीडेंट होता है। मतलब बाइक वाले कार को लेफ्ट से ओवरटेक कर लेते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? सर ऐसे कोई 3-4 मिथ्स बताइए, उनको लगता है कि सही ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं लेकिन वो गलत है। नागपुर में फिर भी हेलमेट का कल्चर तो था नहीं पहले से। व्हाट डू यू थिंक अभी कैसे चल रहा है? आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत खास है। ये जो जनवरी मंथ है उसको कहा जाता है रोड सेफ्टी मंथ। तो इसी वजह से हमने आज आरटीओ डिपार्टमेंट के साथ एक पॉडकास्ट किया, जिसमें हमारे डिप्यूटी आरटीओ श्री अविनाश जी राउत, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर श्री राहुल जी चौधरी, इन्होंने हमारे साथ बहुत बातें करी है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखें। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी है जो आपके काम की है। आपको पता नहीं है कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या गलतियाँ कर रहे हो, आपके गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपने ध्यान देना चाहिए। रोड पे जब आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो, तो आपने कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए ताकि आपकी जान बच सके। तो इस पॉडकास्ट को उन सारे लोगों ने देखना चाहिए जो भी एलिजिबल है कार बाइक चलाने के लिए, एज वेल एज पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को बाइक दे रखी है। तो प्लीज़ ये देखें ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चले। थैंक यू सो मच एंड वॉच द पॉडकास्ट। का बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो में, जिसका नाम है सागर खापरे अरे बाप रे। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के लिए चुना और ये अपॉर्चुनिटी दी है जिससे कि मैं आपसे बात कर सकूं। इसके पहले हमने हमारे एसीपी साहब से बात करी थी एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आज हमारे साथ डिप्यूटी आरटीओ अविनाश जी राउत पधारे हैं। सो वेलकम टू द शो सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपका वजह से मौका मिला है कि जो रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है इसका हम अच्छे से प्रमोशन कर सके। करेक्ट। तो सर रोड सेफ्टी मंथ के बारे में आपने बोला, तो लेट्स टॉक अबाउट रोड सेफ्टी मंथ। तो इस जनवरी को रोड सेफ्टी मंथ क्यों माना गया, उसके बारे में थोड़ा बताइए और क्या क्या होता है उसमें। सबसे पहले मैं सभी आपके जो लिसनर्स और व्यूअर्स हैं उन्हें मैं ये बताना चाहूँगा कि इंडिया में जो एक्सीडेंट का प्रमाण है ये बहुत बड़ा है। इंडिया में हर साल 1,70,000 से 1,80,000 जाने जाती है। अच्छा। और इससे 3 से 4 गुना लोग ग्रीवियस इंजर होते हैं। ओके। तो इसका जो अवेयरनेस है लोगों तक जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन लेके लोग एक्सीडेंट से बचे, यही इसका उद्देश्य है। ये सबसे पहले 1980s तब ये रोड सेफ्टी वीक के तौर से मनाया जाता था। राइट। इसके बाद ये रोड सेफ्टी फोर्टनाइट हो गया। हाँ। और अभी पिछले 2 साल से ये रोड सेफ्टी मंथ के तौर पे मनाया जाता है। ओके। ताकि जो एक्सीडेंट्स के रीजंस है वो आम जनता के पास पहुंच के उन्होंने प्रिकॉशन लेना चाहिए, खुद को भी बचाना चाहिए और अदर रोड यूजर्स जो है उनको भी बचाना चाहिए। करेक्ट। ऐसी कोई स्पेसिफिक एक्टिविटीज होती है क्या इस मंथ में फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ आरटीओ जो की जाती है स्पेसिफिकली, जो साल भर नहीं होती लेकिन जनवरी में जरूर होती है? जी हाँ, जरूर। अच्छा। इस मंथ में हम
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रोड सेफ्टी अवेयरनेस पहुंचाने के लिए स्पेशली तौर पे एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। वो दो टाइप के प्रोग्राम होते हैं। एक होता है अवेयरनेस प्रोग्राम, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोड सेफ्टी की चीजें जैसे कि हेलमेट है, सीट बेल्ट है, रैश ड्राइविंग है और अदर जो अपने मोटर व्हीकल एक्ट के रूल्स है वो उन्होंने पालन करना चाहिए, एक पार्ट। दूसरा पार्ट होता है हमारे एक्शंस। पहले हम उन्हें अवेयर करते कि भाई आप हेलमेट पहनिए अगर फिर भी नहीं मानते तो जैसे अपन मराठी में बोलते हैं कि साम दाम दंड भेद दूसरा एक्शन रहता है कि फाइन। अच्छा। कि हमारे जो भी 2-3 स्क्वाड है उनके मदद से हम हर एक रूट डिजाइन करते कि आज इसी रूट पे हमें सिर्फ हेलमेट का ही एक्शन लेना है, या फिर किसी अलग रूट पे हमें सिर्फ रैश ड्राइविंग के ऊपर एक्शन लेना है, या फिर रात में किसी एक जो होटल्स का एरिया है वहाँ पे ड्रंक एंड ड्राइव का ही एक्शन लेना है। ऐसा हम पूरा मंथ का डिजाइन करते हैं। राइट। तो ये जो आप एक्टिविटी बोल रहे हो वो सिर्फ जनवरी में होती है क्योंकि पूरा साल भर तो होना चाहिए ना ये भी? तो ये एक्टिविटी हमारे हर साल मतलब कंटिन्यू रहते हैं, लेकिन उसका जो प्रभाव है लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचना है, इसलिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा। जैसे कि अपन न्यू ईयर तो 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, वहां पे अपन ठान लेते हैं कि मैं एक साल ये करूंगा वो करूंगा। करेक्ट करेक्ट। वैसा नहीं रहता है। हाँ। लेकिन ज्यादा से ज्यादा ट्रेस हम ये मंथ में देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि कुछ तो भी हो रहा है और ये अपने लिए हो रहा है। एक गवर्नमेंट का कोई जॉब नहीं है कि अवेयरनेस फैलाना, ये आम जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए, इसलिए हम ये मंथ में ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी और उनकी सेफ्टी के लिए जैसे आपने बताया कि अराउंड 1.5 लाख मौतें हो जाती है पूरे इंडिया में और ये सब प्रॉब्लम्स है, तो लोगों को सेफ्टी के बारे में अवगत कराने के लिए आप लोग शायद और ज्यादा इसको प्रमोट करना चाहते हैं और इसलिए हम लोग ये पॉडकास्ट में भी उसके बारे में बात करेंगे। एक कॉमन सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा सर जी। इसके पहले एसीपी सर आए थे ऑब्वियसली, तो उनकी वर्दी और आपके वर्दी में क्या डिफरेंस है और कैसे मैं पता करूं? क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि अगर मैं जब आपको फर्स्ट टाइम मिला था तो नॉर्मल इसमें मिला था, अभी जब मैं यूनिफॉर्म में देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये तो सिमिलर टू पुलिस वर्दी भी है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो डिपार्टमेंट है जिसको महाराष्ट्र मोटर वाहन विभाग कहा जाता है और आम जनता के लैंग्वेज में आरटीओ कहा जाता है, तो ये 1940 तक पुलिस का ही एक हिस्सा था। अच्छा। 1940 में आरटीओ विभाग ये उससे अलग हो गया, इसकी एक अलग खुद की पहचान हो गई। तो आपने जैसा पूछा कि दोनों का यूनिफॉर्म खाकी है, तो हम पहचाने कैसे? तो हर इसको पहचानने के लिए उनको यहाँ बैचेस दिए जाते हैं। राइट। और यहाँ पे जो है सिंबल रहता है। अच्छा। हाँ। तो बाकी जो स्टार्स है या फिर आपका जो राजमुद्रा है वो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो बैचेस रहते हैं, यहाँ पे रहता है MPSE, मतलब महाराष्ट्र परिवहन सेवा। और पुलिस का जो रहता है वो रहता है MPOSE, महाराष्ट्र पुलिस सेवा। ये गैजेटेड ऑफिसर जिसके जो है उनके लिए रहता है। और जो गैजेटेड ऑफिसर्स के अलावा भी कुछ ऑफिसर्स रहते हैं, तो जैसे कि पुलिस में लीजिए तो उनका MPO रहता है, मतलब महाराष्ट्र पुलिस, और हमारे इधर महाराष्ट्र परिवहन विभाग MPOV। करेक्ट। वो मेन डिफरेंस है। और एक डिफरेंस कि आपको जो ट्रैफिक कंट्रोल करते वक्त कर्मचारी या ऑफिसर्स दिखते हैं सिग्नल पे, वो व्हाइट क्लोथ में रहते हैं। राइट। तो आरटीओ डिपार्टमेंट के नहीं रहते, वो पुलिस विभाग के कर्मचारी रहते हैं। अच्छा। हाँ। कुछ लोगों का कहना ऐसा होता कि वही आरटीओ है, ये लोगों में थोड़ा मिसकंसेप्शन है। ये तो बहुत बड़ा, ये मेरे लिए भी शॉकिंग है। वो पुलिस विभाग है। हाँ। और हमारा कोई भी ऑफिसर्स व्हाइट क्लोथ में नहीं रहता है, वो खाकी क्लोथ में ही रहता है। अच्छा, तो जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं रोड पे जी, वो व्हाइट में रहते हैं, दे आर पार्ट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। यस। वो आरटीओ नहीं, उनको आरटीओ बोला एक ब्रांच है, हाँ। ट्रैफिक ब्रांच, हाँ। उनके वो कर्मचारी रहते हैं। अच्छा, तो वो ट्रैफिक को कंट्रोल और ये करने का काम करते हैं। अमेजिंग। ये तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है जो आपने दूर किया हुआ है। तो देन रोड पे कंट्रोल का काम आप लोगों का है नहीं, वो पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है। देन व्हाइट वाला जो है वो
आरटीओ नहीं है, मतलब आज से तो लोगों ने उनको आरटीओ बोलना नहीं चाहिए, क्या बोलना चाहिए? ट्रैफिक हवलदार। एवं उनका पोस्ट क्या होता है? ट्रैफिक पुलिस। ही इज अ ट्रैफिक पुलिस। वो ट्रैफिक पुलिस में भी हायरार्की रहती है, कोई पुलिस रहता है, कोई हवलदार रहता है, कोई एएसआई रहता है, तो फिर ऊपर उनका पीएसआई और आगे पोस्ट रहते हैं। या इसीलिए मैं एक्चुअली ये पॉडकास्ट से बहुत बोलना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि जब कोई ट्रैफिक पुलिस किसी को पकड़ता है ना, तो मैंने बहुत बार ऐसे केसेस देखे कि वो लोग उनके ऊपर, जब जो पब्लिक है वो उनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करती है या फिर उनके साथ रूडली बिहेव करती है, थिंकिंग कि वो आरटीओ है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे को क्रिमिनल नहीं अंदर नहीं डाल पाएंगे, पर आई डोंट थिंक सो। आपने भी बताया है कि वो पुलिस ही है, उनके साथ अगर गलत बर्ताव होगा तो वो सीधा अंदर जाएंगे। बिल्कुल राइट। तो ये बहुत अच्छा मिसकंसेप्शन है जो आपने दूर किया है कि ही इज ऑल्सो पुलिस एंड लोगों को बहुत अच्छे से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वो शायद लोगों के सेफ्टी के लिए ही काम कर रहे हैं, लोगों को हेल्प ही कर रहे हैं वो भी। राइट। सो दे आर नॉट अंडर यू। सो देन मुझे आरटीओ के बारे में सर, आपके डिपार्टमेंट का क्या क्या काम होता है एंड व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आरटीओ डिपार्टमेंट? आरटीओ डिपार्टमेंट का बेसिकली 2 काम है, एक है लाइसेंसिंग अथॉरिटी और एक है रजिस्टरिंग अथॉरिटी। मतलब जो भी ड्राइवर्स है उनको टेस्ट लेके लाइसेंस देना, ये हमारा एक मुख्य काम है। दूसरा काम है रजिस्टरिंग अथॉरिटी। मतलब महाराष्ट्र में जो भी पब्लिक प्लेस पे व्हीकल्स चलते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है वो आरटीओ पुलिस मतलब आरटीओ करता है। ये 2 मेन काम हमारे हैं। इसके अलावा भी बहुत से काम है, जैसे कि आपके व्हीकल का फिटनेस देना, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो वो उससे जो बसेस है उनका परमिट देना, बराबर। वो से जो व्हीकल है जो नॉन यूज में रहते हैं वो देखना। हर रोज जितने एक्सीडेंट होते हैं तो एक्सीडेंट का जो व्हीकल रहता है उसका इंस्पेक्शन हमारे ऑफिसर्स करते हैं, ताकि उसमें से डिटेल जानकारी मिले कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक तो व्हीकल की गलती से हुआ है, ड्राइवर की गलती से हुआ या रोड की गलती से हुआ, उसका डिटेल इंस्पेक्शन हमारे ऑफिसर्स करते हैं। वो एक काम है। उसके अलावा हमारे बॉर्डर चेक पोस्ट रहते हैं, वहाँ पे व्हीकल को देखना, ओवरलोड है, ओवर पैसेंजर है, राइट, या फिर जितने भी नॉर्म्स है व्हीकल के, उसको इंडिकेटर है, टेल लैम्प है या नहीं है, पूरी चीजें हमारे ऑफिसर्स करते हैं ताकि व्हीकल फिट रहे रोड पे। तो ये आपके जो ऑफिसर्स है वो रोड पे चेक करते हैं? क्योंकि रोड पे तो मैंने व्हाइट वाला को मोस्टली देखा है, व्हाइट वर्दी वाले जो ऑफिसर्स होते हैं। नहीं, रोड पे भी हमारे स्क्वाड रहते हैं। अच्छा। जो चेकिंग करते हैं। हाँ। ताकि जो व्हीकल मतलब रोड सेफ्टी के नॉर्म्स पूरा करते नहीं उनको हम चालान काटते हैं, ताकि अगले बार वो पूरे रोड सेफ्टी के नॉर्म्स लेकर ही रोड पे चले। राइट। Yes. तो और जो ट्रैफिक पुलिस है जो वो भी चालान करते हैं ऑन द टाइम पकड़ जी, के, तो वो चालान डिफरेंट डिपार्टमेंट में जा रहा है। हाँ। एंड आप जो चालान करते हैं वो आरटीओ डिपार्टमेंट जा रहा है। अच्छा। बेसिकली मोटर व्हीकल एक्ट जो है, हाँ। मोटर व्हीकल एक्ट हमारा मेन एक्ट है। लेकिन पुलिस का जो काम है ना, पुलिस इंडिया के जितने भी एक्ट है सबका इम्प्लीमेंटेशन करती है। बराबर। पुलिस के लिए मोटर व्हीकल एक्ट इज अ माइनर एक्ट। करेक्ट। पुलिस का काम जैसे पूरा चेक करना होता है। वो जैसे अपने रोड पे रहता, वो एक्साइज का भी काम करते हैं, आरटीओ का भी काम करते हैं, क्योंकि पुलिस को पूरा पावर है कि वो जो भी इलीगल एक्टिविटीज उन्हें लगता है या रोड यूजर्स या जनता के लिए हार्मफुल चीजें है, उसका ऊपर कार्रवाई करने का उन्हें अधिकार रहता है। इसलिए वो पेपर चेक करते हैं, उन्हें अगर डाउट है किसी गाड़ी का और वो अगर कंप्लीट नहीं है तो उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। राइट। सर हायरार्की बताइए ना, आपके डिपार्टमेंट की क्या है? हमारे डिपार्टमेंट में 2 तरह की एंट्रीज है। सबसे पहले जो एंट्री है वो है असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, एक एंट्री है। उसके बाद उनका प्रमोशन होता है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। दूसरी एंट्री है एक ARTO, मतलब असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। ओके। हाँ, मैं जैसे इस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यानी कि ARTO बोल के रिक्रूट हुआ हूँ। उसके बाद अभी मेरा प्रमोशन एज ए डेप्यूटी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है। ओके। और मेरा नेक्स्ट प्रमोशन मतलब जो नेक्स्ट है वो है RTO, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। राइट। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के ऊपर जो है वो रहता है ज्वाइंट कमिश्नर महाराष्ट्र। ज्वाइंट कमिश्नर के ऊपर जो है वो एडिशनल कमिश्नर राइट ट्रांसपोर्ट। और हमारा जो मेन रहते हैं महाराष्ट्र के
वो रहते हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफ महाराष्ट्र। ये एक कैडर बेस्ड पोस्ट है, वो IS लेवल के रहते हैं। राइट। मतलब हमारा जो भी ऑफिसर्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल कमिश्नर तक ही प्रमोट हो सकता है। सर आपके डेली ऑपरेशंस क्या होते हैं? मतलब मैं आपके RTO ऑफिस आया था जो MH49 में आता है थी, तो उसमें क्या है ऑपरेशंस वाइज, आप क्या संभालते हो और आपके अंडर क्या काम होता है? अभी हमारे पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 58 ऑफिस है। उसमें से एक हमारा ऑफिस है जो कि डिप्टी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है। अभी हर एक की आइडेंटिटी है, इसलिए हमारा जो नंबर है वो MH49 है। अच्छा। आपने जैसे विजिट किया तो हमारे ऑफिस में एज ऑफ नाउ देर आर 12 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, 12 असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। इसके अलावा हमारे यहाँ देर अबाउट 35 स्टाफ है, क्लरिकल स्टाफ हो, जो कि डे टू डे रूटीन्स के वर्क है। जैसे आपको गाड़ी ट्रांसफर करना है तो आपको RTO ऑफिस आना पड़ता है। उसके बाद आपको लाइसेंस का कोई भी काम हो, जैसे कि आपका एड्रेस चेंज करना है, नया लाइसेंस निकालना है, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना है, मोबाइल नंबर अपडेट करना है एज लाइसेंस के हिसाब से, तो आपको RTO ऑफिस को कांटेक्ट करना पड़ता है। इसमें से कुछ जो वर्क है वो फेसलेस किया है, मतलब आपको RTO ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। हमारा सारथी बोल के एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करके फेसलेस आपका काम हो जाता है। राइट। तो आप जैसे बोल रहे हो कि लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो लाइसेंसिंग पे तो सबसे बड़ा मुझे लगता है, मतलब मुझे भी अभी जब लाइसेंस निकालना था तो मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। तो सबसे आसान तरीका मुझे लगता है शहर में लोगों के लिए होता है कि किसी ड्राइविंग स्कूल के पास क्लासेस लगाओ एंड दे विल हैंडल, मतलब वो हैंडल करते हैं, वो जाते हैं, वो बताते हैं यहाँ जाओ, यहाँ से फिर वो पूरा प्रोसेस देखते हैं। पर ये हो गया कि ये तरीका हो गया जहाँ पे ऑब्वियसली एजेंट्स हैं, वो सर्विसेज दे रहे तो उसके पैसे ले रहे हैं, एंड RTO ऑफिस के बाहर भी बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो अपनी हेल्प करते लोगों, तो पैसे भी लेते। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर हमें डायरेक्टली ही लाइसेंस निकालना है खुद से होके RTO ऑफिस में, तो क्या ये आसान है? क्या प्रोसेस कैसी है? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 2 प्रकार है। एक तो आपको गाड़ी सीखनी है तो आपको कंपलसरी ड्राइविंग स्कूल के पास जाना ही चाहिए ताकि वो टेक्निकल रूप से आपको ड्राइविंग सिखाए। बराबर। लेकिन अगर आपको गाड़ी चलाना आती है तो आपको किसी भी ड्राइविंग स्कूल के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं। अभी इतना ट्रांसपेरेंसी आया है कि आप खुद अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन कर सकते हो। हमारा सारथी.परिवहन.gov.in ये हमारा वेबसाइट है। इसके ऊपर आप जाने के बाद लाइसेंस की जितनी भी सेवाएं है आपको ऑन 1 क्लिक दिख जाएगी। जैसे आपको न्यू लर्नर लाइसेंस बनाना है वो आपको फेसलेस है, कोई भी RTO जाने की जरूरत नहीं। आप आपके लैपटॉप पे, आपके टैब पे, कहाँ पे भी, घर पे बना सकते हैं। उसमें 15 आसान क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड टू ट्रैफिक रूल्स। उसमें से 60% यानी कि 9 क्वेश्चंस का अगर आप सही जवाब देते हैं तो ऑटोमेटिक आपको लर्नर लाइसेंस मिल जाता है। ओके। ये हुआ लर्नर लाइसेंस। जब आप परमानेंट लाइसेंस के लिए जाते हो तो आपको खुद की गाड़ी चाहिए। वहाँ पे हमारे इंस्पेक्टर आपकी टेस्ट लेते हैं। बराबर। टेस्ट का जो डायग्राम है, मतलब वहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ पे जैसे आपने देखा होगा कई वीडियो पे कि A फिगर रहता है, H फिगर रहता है, C फिगर रहता है और एक इंक्लाइन स्लूप रहता है, वो आपको गाड़ी चलाना दिखाना। अगर आप वो टेस्ट में पास होते हैं तो आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, उस पर अपॉइंटमेंट है, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है और जिस टाइम को अपॉइंटमेंट है उसी वक्त आप वहाँ जाइए और टेस्ट दीजिए। तो आसान हो गया अभी आपका जी। रजिस्ट्रेशन के ऊपर मेरे पास स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि ये सागर खापरे अरे बापरे क्वेश्चन है जी। मुझे अभी लगता है कि जैसे कि बड़ी गाड़ियां होती है, लग्जरी कार्स, मैंने देखा एक ट्रेंड, आप अभी भी नागपुर में कहीं भी जाओ आपको दिखेगा कि जो भी गाड़ी बड़ी है जिस पे पैसे लोगों को टैक्स बचाना है महाराष्ट्र डिपार्टमेंट का, मैंने देखा है वो गाड़ी CG नंबर से होती है। लोग छत्तीसगढ़ में उसको रजिस्टर कराते हैं और नागपुर में चलाते हैं। तो ये लीगल है क्या, और नहीं है तो उसके ऊपर एक्शन करते हैं क्या हम? तो सबसे पहले मैं आपको इसका रीजन बताना चाहता हूँ
कि जैसे कि हम मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें तो ये सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है, मतलब पूरे इंडिया में एक ही एक्ट है और एक ही कानून है। बराबर। लेकिन जब टैक्स की बात आती है तो टैक्स एक्ट, जैसे महाराष्ट्र मोटर व्हीकल टैक्स एक्ट है 1958 का, तो ये हर स्टेट का अलग अलग है। जैसे अभी फिलहाल महाराष्ट्र में आपने जैसे बताया कि लग्जरी कार्स है तो उसके ऊपर 13% 14% टैक्स है, करेक्ट। और जिसकी प्राइस 20 लाख के ऊपर है उनका 20%, या फिर जो बाहर से गाड़ी आती है जो अपन इंपोर्टेड व्हीकल कहते हैं उसका 20% टैक्स लगता है। बराबर। लेकिन जैसे आपने बात किया कि सीजी यानी कि छत्तीसगढ़, तो एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र वो स्टेट जो है अभी अंडर डेवलप है एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र, तो उनका टैक्स कम है 10% 9%। इसलिए लोगों को लगता है कि इधर 14% 20% भरने के बजाय उधर रजिस्टर कीजिए, ऐसा लोगों का एक मतलब करते हैं लोग, ये रहता है, इसलिए कुछ करते हैं। लेकिन हम वो गाड़ियां भी चेक करते हैं तो उसका रूल ऐसा है कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 महीने या 3 महीने विदाउट ट्रांसफरिंग द व्हीकल आप चला सकते हैं। लेकिन 2 बार 3 बार अगर वो गाड़ी मिलती है तो हम उन्हें चालान इशू करते हैं और उन्हें इंटीमेट करते हैं कि आप अगर यहाँ मोर देन 3 मंथ्स रहते हो तो आपको यहाँ का टैक्स भरना पड़ेगा महाराष्ट्र स्टेट का, और ये जो सीजी नंबर है आपको चेंज करना पड़ेगा। पर सर कितना स्ट्रिक्टली ये रूल अप्लाई किया जाता है मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं तो रोज सीजी नंबर की गाड़ियां देखता हूँ। तो जैसे आपने बोला कि 3 महीने का इंटीमेशन, एक बार अगर आपने उसको पकड़ लिया तो आप फिर फॉलो अप लेते हो क्या कि 3 महीने गाड़ी है नहीं है, कहाँ एड्रेस पे है कहाँ पे नहीं है? तो आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि व्हीकल्स इतने हैं कि हमारे पास 2 स्क्वाड रहते हैं, 2 स्क्वाड में 4 ऑफिसर, तो व्हीकल टू व्हीकल उसका फॉलो अप लेना ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन चालान देना हमारे हाथ में रहता है, तो हम चालान देते हैं। अगर हर बार वही गाड़ी वही रूट पे मिली तो फिर वो फॉलो अप लेना पॉसिबल होता है। लेकिन हमारा एक ही ऑफिसर वो रूट पे हमेशा नहीं रहता है, इसलिए हमें फोकस जो है वो बड़ी गाड़ियों पे भी करना पड़ता है। तो ये ज्यादातर वो ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि आपको फाइन किया नहीं सर, पर लोग तो टैक्स बचाने के चक्कर में ही रहते हैं ना। 50 लाख पे अगर 20% है तो उतना पैसा वो लोग बचा रहे, तो खुद का पैसा बचाने मतलब गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है, ये टैक्स चोरी हुई ना एक तरीके से। तो इसको स्ट्रिक्टली कैसे हम लोग अवॉइड कर पाए? उसको अवॉइड हम चेकिंग के दौरान ही कर सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि वो गाड़ी चल रही है, उसका अपने को अगर पता चला कि मोर देन 3 मंथ चल रही, तभी अपन उसको गाड़ी डिटेन कर सकते। ओके। उसके सिवा उसके गाड़ी के ऊपर अपन उसको डिटेन। बट कैसे पता करोगे आप वो 3 महीने है नहीं? वही अगर उसको पहला चालान दिया है, उसके बाद अगर 3 महीने के बाद वो गाड़ी दिखती है, क्योंकि हमारा ऑनलाइन मशीन रहता है, उसके ऊपर दिखता है इसके ऊपर चालान पेंडिंग है या नहीं है। अगर वो 3 महीने का पहला चालान पेंडिंग है तो ही उस गाड़ी को अपन डिटेन कर सकते हैं। अच्छा, उसके सिवा अपन उसको डिटेन नहीं कर सकते। है हुए कैसे केसेस नागपुर में है? कोई ऐसे केसेस केसेस ऐसे बहुत कम आपके है, देखे आप? मतलब 1-2 ही केसेस है, ज्यादा केसेस ऐसे नहीं है। ओके सर, आपके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने सुना है आप पहले पुलिस डिपार्टमेंट में थे, फिर वहां से आरटीओ डिपार्टमेंट में, तो ये कैसे आपने जर्नी करी है? जी हाँ, मैं पहले पुलिस डिपार्टमेंट में एज ए पुलिस सब इंस्पेक्टर था। उसमें ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद कुंदिया और गढ़चिरौली में मैंने 1 साल काम भी किया है। उसके बाद महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एमपीएससी की दूसरी एग्जाम देने के बाद मेरा एज ए असिस्टेंट आरटीओ विभाग में सिलेक्शन हुआ, तो मैं उधर का जॉब छोड़ के इधर ज्वाइन हुआ। अच्छा, हाँ। ओके, तो आप प्रॉपर नागपुर से ही है क्या, या फिर कहीं कोई और सिटी से यहाँ पे हमारे यहाँ पोस्ट हुए आप? हमारा यहाँ पोस्टिंग हुआ है। प्रॉपर मैं विदर्भा वाशिम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी। ओके। और कोई सर कोई ऐसा कोई किस्सा बताइए जो आपने अभी आरटीओ इसमें देखा हो, जो पब्लिक को पता, मतलब पब्लिक को ना पता हो एक्सीडेंट के बारे में कुछ। मैं चाहता हूँ कि आप कोई मिथ्स दूर करें लोगों के, कि लोगों का कंसेप्शन, जैसे आरटीओ का आपने कंसेप्शन बताया, तो एक ऐसे 3 मिसकंसेप्शन बताइए जो लोगों को है टुवर्ड्स रोड सेफ्टी और मोटर सेफ्टी और मोटर रजिस्ट्रेशन, कुछ भी हो सकता है। तो अभी एक 2-3 साल पहले हमने वॉक ऑन राइट अभियान चलाया था। ओके। इसको वॉक ऑन राइट साइड ऑफ द रोड। हाँ। बहुत से लोगों को लगता है कि जैसे अपना रूल्स है कि व्हीकल जो है लेफ्ट साइड से चलती है, वैसे अपन ने लेफ्ट साइड से ही चलना चाहिए। ये बहुत बड़ा लोगों का गलत फहमी है, जैसे कि आप मिसकंसेप्शन कह सकते हैं। क्योंकि
आपको चलना है वो राइट साइड से चलना है, ताकि जो गाड़ियाँ आती है सामने से वो आपको दिखे, और अगर कुछ हादसा होने वाला है तो आप खुद को बचा सके। इसलिए मैं जब नांदेड़ में था तो मेरे जो कलीग थे आरटीओ संदीप निमसे और हमारे आरटीओ थे कामत सर, तो हमने वो पहल वहां से स्टार्ट किए थे, वॉक ऑन राइट। आज पूरे महाराष्ट्र में वो मूवमेंट चल रही है, और ज्यादा से ज्यादा जो पेडिस्ट्रियन है वो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड से जो व्हीकल आते हैं उनका वो हादसे में, उनका दुर्घटना से कटल एक्सीडेंट हो सकता है। राइट। तो पेडिस्ट्रियन में कम से कम 20% जो एक्सीडेंट है वो पेडिस्ट्रियन के हैं। वो कम करने के लिए हमने ये मुहिम चलाई। पूरा महाराष्ट्र में वॉक ऑन राइट के मुहिम चल रहे हैं, और लोगों को अभी पता चल रहा है कि अपने को लेफ्ट साइड से नहीं राइट साइड से चलना है। राइट। वो एक हो गया। और कोई? और लोगों में ऐसी गलतफहमी रहती है कि जैसे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरे लिए मतलब कोई भी रूल्स जो है मोटर व्हीकल एक्ट के, मुझे अगर परफेक्शन गाड़ी आती है तो बाइंडिंग नहीं है, तो उसको रूल पता होने के बावजूद भी वो रूल का मतलब पालन नहीं करता है, वायलेशन करता है। जैसे कि सिग्नल है, सिग्नल पे कम से कम सबको मालूम रहता है कि ये स्टॉप लाइन है, ये जेब्रा क्रॉसिंग है, ये रेड सिग्नल है, ये ग्रीन सिग्नल है, ये येलो सिग्नल है, सबको पता है। जो भी सिटी में रहते हैं और सालों साल वही रोड पे चलते हैं, सबको मालूम है, लेकिन कोई भी स्टॉप लाइन के पीछे नहीं रुकता है। करेक्ट। येलो लाइट, जब येलो लाइट लगता है तो चारों ओर के लोग वो येलो लाइट का एक 2 या 3 सेकंड का आपको विंडो मिलता है, उसमें से गाड़ी क्रॉस करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो 2 या 3 सेकंड रहते हैं उसमें ही सिटी में ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। राइट। जो येलो सिग्नल रहता है ना, आपको मालूम कि अभी रेड खत्म हुआ और आपका ग्रीन लगने वाला है, तो 2 या 3 सेकंड का वो ये रहता है। उसमें चारों तरफ के जो बाइकर्स रहते हैं उनको लगता है कि 2 सेकंड में मैं निकल जाऊंगा 100% निकल जाऊंगा, और वो चारों तरफ के लोगों को लगता है इसलिए चारों तरफ के बाइकर्स निकलते हैं, उसी में ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अपने नागपुर में, सिर्फ नागपुर में हर महीने में ऑन एन एवरेज 100 एक्सीडेंट होते हैं। बाप रे। उसमें से 25 से 30 लोग तो फैटल एक्सीडेंट मतलब मर जाते हैं। क्योंकि हर बार अगर अपन सुबह उठते पेपर अगर पढ़े तो आपको मिनिमम 2 या 3 न्यूज तो एक्सीडेंट के दिखते हैं। बराबर। और इसीलिए हम ये इसका प्रमोशन करते हैं, रोड सेफ्टी का प्रमोशन या मत में ज्यादा तौर पर करते हैं। लेकिन जब तक ड्राइवर्स की मेंटेलिटी वो खुद चेंज नहीं करेगा तब तक अपन इसमें कम नहीं ला सकते, या अपना जो गोल है 50% एक्सीडेंट में रिडक्शन टिल 2030 वो होना बिल्कुल मतलब पॉसिबल नहीं है। राइट। लोगों के मन में जब तक अपन ये बात नहीं डाल सकते कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी। राइट। ये आपने ऑरेंज सिग्नल की जो येलो सिग्नल की जो बात की है तो ट्रू है। मैं भी देखता हूँ कि जैसे ही मतलब लोग अपने रेड को नहीं देख रहे, उनका ऑरेंज कब हो रहा है वो देख रहे हैं, जैसे उधर ऑरेंज है भागो, तो उसकी वजह से शायद ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो सर इसके लिए मुझे लगता है कि कोई ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी होती है क्या, मतलब पब्लिक के लिए ट्रेनिंग अवेलेबल होती है क्या, कि हम लोग कोई ऐसी ट्रेनिंग मंथ या ट्रेनिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं क्या कि जनरल पब्लिक के लिए ट्रेनिंग चले, ऐसा कुछ है क्या आपने? तो उसके लिए हमारा जो ऑनलाइन वेबसाइट है सारथी, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के रोड सेफ्टी के वीडियोस है, रोड सेफ्टी रूल्स की वीडियोस है, वो लोगों ने देखना चाहिए ताकि उन्हें प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले। अगर कोई लर्निंग लाइसेंस वाला हमारे ऑफिस में विजिट करता है तो उसके लिए हमें रोड सेफ्टी गैलरी यूज किया है। उनको एक पैड के ऊपर रोड सेफ्टी वीडियोस दिखाते हैं अलग अलग, उसमें रूल्स होते हैं, अवेयरनेस होते हैं और कुछ एक्सीडेंट्स के वीडियो होते हैं, ताकि उसे पता चले कि भाई मैं जब गाड़ी रोड पे चलाऊं तो मुझे क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। स्कूल में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है क्या? मुझे लगता है कि शायद स्कूल लेवल से अगर लोगों को एक ऐसा कुछ शेड्यूल ट्रेनिंग दिया जाए, या फिर रोड ट्रैफिक रूल्स, रोड सेफ्टी, स्कूल के लिए भी कुछ है क्या? जी हाँ, हमने नांदेड़ में थे तो एक
रास्ते की पाठशाला बोल के एक बुक्स तैयार किए थे हमारे वहाँ के जो ऑफिसर्स है, इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट इंस्पेक्टर, हमने पूरा एज ग्रुप के हिसाब से स्टडी करके उनका साइकोलॉजिकल कि ये एज ग्रुप में ये टाइप के उनके लेसन्स चाहिए, तो 3 टाइप के हमने रास्ते की पाठशाला बुक्स तैयार किए थे। अच्छा। ये बुक्स हमने हर स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री ऑफ कॉस्ट, और उन्हें बताया कि जो पीटी टीचर्स रहते हैं वो उनको सिखाए, ताकि आप जैसे बोल रहे कि केजी या किंडर गार्डन से बच्चों को पता चले कि क्या है ट्रैफिक रूल्स। करेक्ट। क्योंकि क्या होता है कि बच्चा सामने बैठा रहता है, उसको उसके माँ या उसके पिताजी स्कूल छोड़ने जाते हैं और वो खुद ही सिग्नल जंप करते हैं। करेक्ट। एंड उनको देख के वो अगर कोई स्टूडेंट सीखता है तो उसे पता चल जाएगा कि ये कोई जरूरत नहीं है सिग्नल ओबे करने का, तो ये ना हो, इसलिए हमने उसको रास्ते की पाठशाला बुक्स पढ़े। इसके बावजूद ये जो रोड सेफ्टी मंथ्स होते हैं या पूरे साल हमारे ऑफिसर जितना हो सके उतने स्कूल में जाके रोड सेफ्टी कार्यक्रम मतलब लेते हैं। सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि स्कूल बसेस होती है, देन स्कूल बसेस के अलावा भी ऑटो होते हैं जो ऑटो में बच्चों को ले जाता है, रिक्शा में लेके जाते हैं, देन स्मॉल कैब्स टाइप भी आजकल खुली है और स्कूल बसेस भी है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे क्या सर कि कितना, मुझे लगता है कभी कभी उसमें भी एक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं, पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है, तो उसके बारे में सर बताइए। 2010 में मुंबई में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक जो स्टूडेंट था उसका डेथ हुआ था। तो उसकी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कमेटी डिजाइन की थी उनके स्टडीज के तौर पे 2010 और 11 में स्कूल बस नियमावली बोल के रूल पास किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। उसने स्ट्रिक्टली बताया है कि जो विद्यार्थियों का आवागमन है मतलब स्टूडेंट ट्रांसपोर्टेशन ये कैसा होना चाहिए, तो स्ट्रिक्टली उसने बताया है कि विद्यार्थियों का आवागमन ये स्कूल बस या स्कूल वैन, ये जो ऑथराइज व्हीकल है उसी से होना चाहिए। ऑटो उसमें इंक्लूड नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आज भी बहुत से जो स्टूडेंट है ऑटो से जाते हैं, हम उनके ऊपर चालान देते हैं, केसेस करते हैं, लेकिन इतना बड़ा एरिया है और हमारी जो संख्या है बहुत कम है, तो ये मेन जो भी पालक है मतलब पेरेंट्स है उन्होंने देखना चाहिए कि अपना जो बच्चा है वो ऑथराइज स्कूल या ऑथराइज स्कूल वैन में जाता है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स है मतलब स्कूल बस या स्कूल वैन के वो कंप्लीट है या नहीं है, जैसे कि उसका परमिट वैलिड है, उसका फिटनेस वैलिड है, लाइसेंस जो है ड्राइवर का वैलिड है, ये सब चीजें खुद पेरेंट्स ने भी देखना चाहिए। और जो स्कूल बस कमेटी रहती है वो स्कूल में रहती है, जिनका प्रेसिडेंट है वो उस स्कूल का प्राचार्य या हेडमास्टर रहता है। उनका भी जिम्मेदारी है कि जो व्हीकल आ रहे हैं वो सबकी वैलिडिटी है या नहीं है। तो ये आमतौर पे सबकी जिम्मेदारी है कि वो जो बच्चा स्कूल में जाता है वो सही जाता है या नहीं, ना वो किसी आरटीओ की जिम्मेदारी है, ना सिर्फ पालक की है, ना स्कूल की, ये कंबाइंड जिम्मेदारी है। तो हर एक ने अगर अपना अपना रोल निभाया तो ये मतलब स्टूडेंट की अच्छे से सेफ्टी हो जाएगी। सर रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है, ठीक है, तो टॉप 3 ऐसी चीजें बताइए जो लोगों ने करना चाहिए जिससे कि एक्सीडेंट की जो संभावना है वो कम हो जाए। मेन मैं आपको बता चाहूंगा कि जो पेडिस्ट्रियन और मोटरसाइकिल ये 2 लोग जो है 70% एक्सीडेंट इनका होता है। अच्छा। यस। तो सबसे मेन चीज हेलमेट लगाकर उसका जो नॉट रहता है वो बांधकर गाड़ी चलाइए। दूसरी बात, कार में अगर है कोई भी व्हीकल में तो सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाइए। हेलमेट और सीट बेल्ट आपकी जान कंपलसरी बचाती है। और तीसरे जो रूल्स है मतलब ट्रैफिक रूल्स, जैसे कि रॉन्ग साइड से नहीं चलना है, सिग्नल जंप नहीं करना है या मोबाइल टॉकिंग नहीं करना है, ये 4-5 मेन चीजों के ऊपर भी अगर फोकस किया तो 70% एक्सीडेंट अपन कम कर सकते हैं या उसमें से जो फैटल होने वाले हैं उनको बचा सकते हैं। एंड रोड पे चलने वाले, ये तो बाइक गाड़ी वालों के लिए, रोड पे जो पेडिस्ट्रियन चल रहे हैं उनके लिए जैसे बताया मैंने आपको वॉक ऑन राइट जो है कि जहाँ पे फुटपाथ नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पे फुटपाथ नहीं है वहाँ आप कंपलसरी राइट साइड से चलिए।
ताकि आगे से आने वाला व्हीकल आपको अच्छे से दिख जाए और आप अगर कुछ होता है तो खुद को बचा सके. मतलब ये 20% ऍक्सिडेंट कम हो सकतं. नमस्कार, मी अविनाश राऊत, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर पूर्व कार्यालयामधून बोलत आहे. मी सर्व वाहन चालकांना विनंती करेल, आवाहन करेल की जानेवारी 2026 हा आपण रस्ता सुरक्षा महिना म्हणून साजरा करतोय. तर प्रत्येक वाहन चालकाने रस्ता सुरक्षेचे जे नियम आहेत, वाहतुकीचे जे नियम आहेत, त्याचं काटेकोरपणे पालन करावं. दुचाकी स्वारांनी हेल्मेट अत्यावश्यक पहनावं. जे 4 व्हीलर आणि हेवी गुड्स व्हेकल आहेत त्यांनी सीट बेल्टचा वापर करावा. मोबाईलचा वापर वाहन चालवताना करू नये. दारू पिऊन किंवा अंमली पदार्थ घेऊन वाहन चालू नये. रॉंग साईडने वाहन चालू नये. सिग्नल जेव्हा ग्रीन असेल तेव्हाच तुम्ही वाहन चालवा. जेणेकरून आपल्या नागपुरातील ऍक्सिडेंट आपण कमीत कमी करू आणि जास्तीत जास्त जीवांचा आपण वाचवण्यामध्ये हातभार लावू. धन्यवाद. राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अगेन मेरे शो में. अभी हमने हमारे राउत सर से बात करी. अभी हम लोग टेक्निकल डीप डाइव करेंगे और थोड़ी बातें आपसे समझेंगे. तो सबसे पहले बताइए सर, आपका क्या रोल है और आपकी क्या पोस्ट है और आप क्या करते हैं? DYRTO नागपुर ईस्ट में एज ए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर इस पोस्ट पे काम करता हूँ मैं. और मेरा जो मेन रोल है वो एनफोर्समेंट, यानी जो मोटर व्हीकल एक्ट में जितने भी नियम बने हैं तो वो मैं एनफोर्समेंट करता हूँ उसका. कोई वो रूल्स ब्रेक करता है क्या, वो गवर्निंग करना मेरा काम है. और अगर कोई ब्रेक करता है तो उसको फाइन करना ये मेरा मेजर रोल है. दूसरी चीज है कि हम टैक्सेशन अथॉरिटी है. रोड पे अगर ऐसा लगता है कि कोई भी व्हीकल, हम व्हीकल रिलेटेड टैक्स देखते हैं, EMV टैक्स, मोटर व्हीकल टैक्स. तो कोई भी गाड़ी अगर विदाउट टैक्स चल रही है रोड पे तो वो जिम्मेदारी हमारी है कि गवर्नमेंट को टैक्स वसूल करके देना है. ये हमारी जिम्मेदारी है. तो विदाउट टैक्स अगर कोई गाड़ी चलती है तो हमें फुल पावर है, प्राइवेट प्रीमाइसेस भी हो और हमें डाउट है कि वो गाड़ी विदाउट टैक्स है तो हम विदाउट वारंट हम उस प्रीमाइसेस में जाके सर्च कर सकते हैं. वो गाड़ी हम डिटेन कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं. विदाउट टैक्स कैसे चलेगी? टैक्स कैसे होती है? देखो, आपको आप चलाते हैं वो है प्राइवेट व्हीकल, करेक्ट. और जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं उसमें ईयरली टैक्स होता है, क्वार्टरली टैक्स होता है, हाफ ईयरली होता है. उनको इस टाइप का टैक्स होता है, वो वन टाइम नहीं होता है उनको. अच्छा. हाँ. तो हमारी जो व्हाइट नंबर प्लेट है उसमें एक साथ जो गाड़ियां रहती है वो वन टाइम टैक्स रहता है 15 ईयर्स के लिए. और उसके बाद में 5 साल का आपको एक्सटेंशन मिलता है. 15 साल तक का जो है वो वन टाइम टैक्स भरते, वो भी महाराष्ट्र स्टेट की पासिंग है तो, यानी EMH नंबर की जितनी भी गाड़ियां वो महाराष्ट्र का टैक्स पेड करके महाराष्ट्र में गाड़ी चलाते हैं. और आपको लगता है कि आप बाहर विजिट करने के लिए आप इंडिया में जा सकते हैं तो कुछ दिनों के लिए आप जाके फिर से वापस आ सकते हैं. उसके लिए आपको अलग से उस स्टेट का टैक्स भरने की जरूरत नहीं होती है. और अभी ऐसा है कि अगर किसको लगता है कि महाराष्ट्र स्टेट में आके मुझे रहना है और मेरी गाड़ी दूसरे स्टेट की है तो उसने वो इंटीमेट करना है. अच्छा. हाँ, उसका इंटेंशन है महाराष्ट्र स्टेट में उसकी ट्रांसफर हुई है या फिर उसका यहाँ पे रहने का प्लानिंग है तो उसने क्या करना है, 7 दिन के अंदर वो इंटीमेशन देना है RTO को कि मेरा प्लानिंग है, मेरी गाड़ी यहाँ पे रहने वाली है. तो वो इंटीमेशन देगा और गाड़ी ट्रांसफर करा के लेगा जो कि महाराष्ट्र के नंबर उसको मिलेगा EMH का, बराबर. और वो महाराष्ट्र का टैक्स भरेगा. नहीं तो उसने जो दूसरे स्टेट का टैक्स भरा है तो उस पे चलेगा, वो महाराष्ट्र का टैक्स वो नहीं भरेगा. तो हम वो गाड़ी सीज करते हैं. अगर हमें डाउट है कि ये गाड़ी घूमने नहीं आई है, वो यहीं पे रहने वाली है, तो हम उसको तो जैसे मैंने पहले पूछा था वो CG नंबर, तो अभी नागपुर में तो मैं इतनी CG नंबर की गाड़ियां देखता हूँ और मैं जानता हूँ कि वो गाड़ियां शायद टैक्स बचाने के लिए वहीं से ली गई. बराबर. तो समझो आपको ऐसा लगता है कि वो गाड़ी अदर स्टेट का है पर यहाँ पे वो चला रहे. ऐसा हमें अगर डाउट है तो हम गाड़ी डिटेन करते हैं और डिटेन करने के बाद यानी जमा कर देंगे उसको पुलिस स्टेशन में या फिर ऑफिस में जमा कर देंगे. और वो उसकी जिम्मेदारी है
कि उसने प्रूव करना है कि वो गाड़ी हाँ अदर स्टेट की है, वो वहां से यहाँ पे कब आया है, हाँ। किया है क्या ऐसा कोई केस वो नागपुर में? वो उसको प्रूव करना है। पर नागपुर में कोई केस आपने किया है या फिर अभी आपके कोई- अभी कैसा है कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन है ना, वो है एक तो एमपी के है और अपने एडजेसेंट स्टेट से, बराबर। वो एमपी है और छत्तीसगढ़ है। तो वहाँ के ज्यादातर बिजनेसमैन है जो उनके खुद के घर भी वहाँ पे है, तो जाते आते रहते हैं। अच्छा। तो पहले वो भी क्लियर करना पड़ता है कि वो गाड़ी जो है वो महाराष्ट्र का रेसिडेंट है और यहाँ पे रहता है और गाड़ी यहीं पे चलाता है, और फिर भी गाड़ी का जो पासिंग है वो दूसरे स्टेट का है। अच्छा, तो ये डाउट जब क्लियर होता है तो हम वो गाड़ी डायरेक्टली सीज कर देते हैं। सीज करके फिर उनको टैक्स भरना तो पड़ेगा उनको फिर वो पेनल्टीज भी लगेंगे, खाली टैक्स नहीं लगेगा, शायद। अच्छा। पेनल्टीज भी लगती है और पेनल्टीज लग के वो फिर उसको टैक्स भी भरना पड़ेगा। बहुत सारी गाड़ियां जो है वो ऐसे ही, यानी BMW, स्कोडा, या, टैक्स बचाते हैं। वो At least गाड़ियां 8 से 10 लाख रुपए बचा। भंगार हो चुकी है। हाँ हमारे जो ऑफिसर्स ने जो गाड़ियां जमा की है हाँ इस डाउट पे, हाँ। तो गाड़ियां कचरा हो गई, वो टैक्स और पेनल्टीज नहीं भर पाए। अच्छा, इतने हेवी फाइन्स रहते हैं और टैक्सेस रहते हैं। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे हुआ है क्या केसेस नागपुर में? नागपुर में तो फिलहाल तो अभी तक यानी मैंने तो नहीं किए, मैंने ऐसी गाड़ियां चेक की है, मैंने केसेस भी दिए कि भाई एक छोटा सा हम क्या करते हैं उसमें एक नॉमिनल केस दे के रहते हैं। कुछ मैंने रेंज रोवर, मर्सिडीज ऐसी जो गाड़ियां मुझे लगी कि डाउटफुल है, मैंने उनको नॉमिनल केसेस दे के रखी है कि बाद में ये बोले ना कि भाई मैं यहाँ पे नहीं था उस वक्त। अच्छा तो उसका अभी टाइम स्टार्ट हो गया। अच्छा। मैं फिर से जब वो गाड़ी वहां पे मिलेगी या फिर रास्ते में मिलेगी, कर वो तो आपने जितने उसको दिन नोटिस बाद- दे रखा है? हाँ, मैंने उसको नोटिस दे के रखा है। वो अगर फिर से मुझे मिलता है और वो प्रूव नहीं कर पाता है कि मेरा, उसको वो भी प्रूव करना है कि वहां पे मेरा खुद का घर है, दूसरे मैं वहां पे रहता हूँ, मेरी गाड़ी जाती है आती है, उसकी टोल की रसीद उसको दिखानी पड़ेगी, बराबर। वहां की डीजल की रसीद दिखानी पड़ेगी उसको गिल्टी नहीं है उसको प्रूव करना है, हमें नहीं। हमें तो डाउट है भाई, तो टैक्स हमारा ये कर रहा है। करेक्ट। सर, रोड सेफ्टी वीक मंथ चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी चीजें बताइए। आपके हिसाब से और डीप पॉकेट्स में क्या होना चाहिए और क्या कर रहे हैं हम लोग रोड सेफ्टी वीक मंथ के लिए? कैसा है कि सर ने बताया आपको रोड सेफ्टी वीक था, वो बाद में मंथ हो गए। तो हमारी जो एक्टिविटीज है वो रोड सेफ्टी के हिसाब से ही चलते रहते हैं, साल भर चलते रहते हैं। उसमें हमारे कोई ऑफिसर जो रहते हैं वो रोज गाड़ियां चेक करते हैं, जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स रहती है वो कमर्शियल व्हीकल्स वो रोज चेक करते हैं। यानी कुछ कुछ गाड़ियों का 1 साल बाद फिटनेस खत्म होता है और कुछ कुछ गाड़ियों का 2 साल बाद खत्म होता है। यानी नई जो गाड़ी रहती है पहले 8 साल उसको 2-2 साल बाद उसको फिटनेस कराना होता है, और 8 साल बाद की जितने भी रहते हैं उसको 1-1 साल बाद फिटनेस कराना होता है। तो फिटनेस को आती है, उसकी ब्रेकिंग टेस्ट होता है, बाद में उसके लाइट्स वगैरह वगैरह सब चेक होता है, लाइट्स, इंडिकेटर, हेडलाइट्स, ब्रेक्स, स्टीयरिंग्स वगैरह सब चेक होता है। तो हमारे ऑफिसर इन कैमरा चेक करते हैं और उसको रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगाते हैं जो हाँ, आप बोलोगे कि ये क्या चीज है। हाँ। तो ये चीज ऐसी है कि ये रोज आपकी जान बचाती है। अगर कोई गाड़ी अंधेरे में ऐसी जगह खड़ी जहाँ पे लाइट नहीं, कुछ नहीं, और आपको दिखाई नहीं दी, अचानक से वो समझो सामने आ गई, उसके लाइट्स बंद है, ब्रेक्स बंद है, फिर भी अगर आपके गाड़ी के सामने रात में आती है तो आप गाड़ी का जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ेगा तो गाड़ी चमकने लग जाएगी। अच्छा। यानी हम क्या करते कि लोगों की जान बचाते हम। तो ये एक पार्ट है रोड सेफ्टी का ही, जो रिफ्लेक्टिव टेप्स लगा के हम रोज करते हैं हमारे ऑफिस। गाड़ी में मतलब कहाँ ऑलरेडी पीछे तो होता ही है ना? हाँ, देखो गाड़ी में कैसा है कि साइड में येलो रेडियम होता है, पीछे के साइड में रेड होता है और सामने के साइड में व्हाइट होता है। ये गाड़ी की कौन सी साइड है पहचानने के लिए ये कलर्स दिए हुए हैं। व्हाइट सामने ही रहेगा, येलो साइड में ही रहेगा और पीछे के साइड में रेड रहेगा। ये बॉडी के ऊपर चिपकाया जाता है।
कार भी रही, टैक्सी भी होती है तो उसके साइड में येलो रेडियम आपको दिखेगा, पीछे में रेडी दिखेगा। ओके। तो ये एक पार्ट होगा कि हम रोड सेफ्टी के लिए रोज काम करते हैं। उसके बाद में हम ब्लैक स्पॉट्स का एनालिसिस करते हैं। ओके। हाँ, उसमें पीडब्ल्यूडी, एनएचआई, पुलिस डिपार्टमेंट और आरटीओ डिपार्टमेंट रहता है। जहाँ 3 से ज्यादा रिपीटेटिव एक्सीडेंट्स होते हैं जिस स्पॉट पे, उस स्पॉट पे हम जाते हैं और उस स्पॉट पे कुछ टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम है क्या, सडन टर्न है या फिर सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण गाड़ी वाले को समझ में नहीं आता है। कोई किस्सा बताइए सर, कोई है नागपुर में ऐसा कोई स्पॉट जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुआ, फिर आपने वहाँ पे कुछ किया? अभी वो कुई फाटा है अपना, कोई फटे। हाँ, कुई की तरफ जाते हैं अपन। तो वहां पे क्या है, सडनली लेफ्ट टर्न है और वहां पे सामने बोर्ड्स लगे, होर्डिंग्स लगे हुए हैं। मैं जब नागपुर में आया तब हम चेकिंग कर रहे थे तो मेरे ध्यान में आया दिन में कि ये ऐसा स्पॉट है कि यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्टिव टेप्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो भी सकते हैं और हुए भी है। तो मैंने क्या किया, तो वहाँ पे रेडियम लगाया था कि रात को गाड़ी जो भी आएगी उसको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ तो है, वो स्लो डाउन हो जाएंगे और उसको टर्न समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे टर्न है, लेफ्ट टर्न है। तो ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे हमने खुद होके, यानी गवर्नमेंट तो अपना काम करती ही है। जब वो स्पॉट एनालिसिस होता है तो उसका रिपोर्ट जाता है पीडब्ल्यूडी या फिर जिस कंसर्न डिपार्टमेंट का वो रोड है, वो वहाँ पे उसके रिफ्लेक्टर्स लगाना, साइनेज लगाना, वो सब काम करती है। तो उससे पहले मैंने क्या किया था, खुद होके लोगों की जान बचे, किसी का एक्सीडेंट ना हो और किसी के मौत ना हो, लोगों के लिए मैंने खुद होके वहां पे रिफ्लेक्टर्स लगाए थे। और ऐसा और एक स्पॉट है अपना जो क्रीड़ा संकुल है, उसके सामने का जो ब्रिज है, वो ब्रिज का वो समझ में नहीं आता है जल्दी। तो उसके जो स्ट्रीट लाइट के जो पोल है उसके ऊपर भी मैंने रिफ्लेक्टर्स लगाए हुए हैं। अच्छा। हाँ, उसके बाद में वो ब्रिज के नीचे के जो पेड़ है रास्ते के बीच में, उसको भी रेडियम लपेट के रखा हुआ है। ऐसा बहुत सारे यहाँ पे यवतमाल में भी मैंने ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स पे रेडियम लगा के रखे हैं। तो सर टॉप 3 चीजें बताइए जिसके वजह से ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप जानते हो कि नागपुर में इसके वजह से एक्सीडेंट होता है? पहली तो चीज है कि सिग्नल जंप करना। अच्छा। सबसे ज्यादा, यानी आप देखो कोई भी एक्सीडेंटल स्पॉट होता है वो चौक ही होता है। अच्छा। लोगों को मालूम है कि सिग्नल किस लिए है, फिर भी उनको जंप करना है। उनको मालूम है जंप करेंगे तो एक्सीडेंट होगा, मौत भी हो सकती है, फिर भी जंप करते हैं। ठीक है, वो नंबर 1 रीजन है। 1 रीजन होगा। उसके बाद है ड्रिंक एंड ड्राइव। राइट। ये दूसरी चीज हो गई। और तीसरा है छोटे बच्चों को गाड़ी देना। ओके। उनको समझ नहीं रहती गाड़ी कैसे चलानी है, उनके वो एक ये रहता है ना, जोश रहता है गाड़ी भगाने का। और ऐसे कुछ कुछ स्पॉट्स होते हैं कि वहां पे गाड़ी स्लो डाउन करनी पड़ती है। बराबर। स्कूल है, चौक है, या फिर रोड पे कुछ जगह कट्स होते हैं, तो उस जगह पे भी भगाने की कोशिश करते हैं, तो इस जगह एक्सीडेंट्स होते हैं। उसके बाद में है रेसिंग करना। अच्छा, है क्या नागपुर में ऐसे रेसिंग करते हैं? अरे, जिनके पास महंगी महंगी बाइक्स है, कार है, रात को टाइम मिलता है तो करते। ओके। आपने जैसे बोला कि छोटे बच्चों को या फिर जो यंगस्टर्स है, टीनेज में है, उनको गाड़ी नहीं देना चाहिए, तो है क्या ऐसे केसेस है क्या क्या है, मतलब ऐसे पेरेंट्स देते हैं उनको गाड़ी? ऐसा है कि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे को जल्दी से जल्दी क्लास भी जाना चाहिए, क्लास से आके स्कूल भी जाना चाहिए, तो हम तो नहीं लेके जा सकते, तो उसको गाड़ी दे देते। राइट। टीनेज में ऑब्वियसली वो 10th में है तो 15 इयर्स का होगा। हाँ, क्योंकि वो उनको लगता है कि उनको या फिर टाइम नहीं रहता, उनको बसेस में नहीं भेजना है, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं भेजना है। और बच्चे भी जिद करते हैं कि मेरे दोस्त के पास गाड़ी है, मुझे भी चाहिए। बराबर। और अपने इंडिया में ऐसा है कि बिलो 18 ईयर्स
कोई भी गाड़ी नहीं चला सकता, उसको लाइसेंस नहीं मिलता है। बराबर। तो जब वो 18 के कंप्लीट हो जाते हैं तो उनको लाइसेंस मिल सकता है, लाइसेंस मिलने के बाद वो गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। अभी ऐसा है कि वो हो गया माइनर, माइनर को सजा नहीं हो सकती, तो वो सजा होगी उनके माता पिता को। अच्छा। हाँ, एक तो उनके माता पिता को होगी, नहीं तो उसके जो पेरेंट्स जो उसकी गार्जियन है। हाँ गाड़ियां हैं उनको होंगी, नहीं तो फिर उस गाड़ी का जो मालक है उसको होगी। 3 साल की सजा है और 25,000 का जुर्माना है, ओके वो भी पेरेंट्स को उसके। ओके। सो आपका कहना है कि जो क्लासेस को बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उन्होंने बाइक से नहीं जाना चाहिए, रादर पेरेंट्स ने जागरूक होना चाहिए इस बारे में। हाँ, क्यों? एंड दिस इज फॉर द सेफ्टी ऑफ पब्लिक एंड देमसेल्व्स एज वेल। बराबर। ओके, आपको अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ मैं। बताइए। पुणे की हिट एंड रन केस थे, अच्छा, याद है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अग्रवाल केस, बिल्कुल। वो माइनर भी है, हम्म उसने ड्रिंक भी किया हुआ था हम्म और वो इतने स्पीड से चला रहा था कि उसके सामने बाइक आने के बाद उसको कंट्रोल ही नहीं हुई गाड़ी। बराबर। मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा एक्सीडेंट बाइक से होते हैं, तो ये सच है क्या और क्यों होते हैं? सबसे ज्यादा एक्सीडेंट, बराबर है आपका कहना, जो है वो बाइक्स के होते हैं। उसका मेन रीजन है कि बाइक्स वाले को लगता है कि बड़े गाड़ी वाले को सब दिखता है। जब वो सिग्नल पे खड़े रहते या फिर गाड़ी चलाते लेन में, रोड पे जब गाड़ी चलाते हैं तो उनको लगता है पीछे वाली गाड़ी को सब दिखता है, या फिर जब वो ओवरटेक करते हैं तो उसको लगता है कि बड़ी गाड़ी वालों को सब दिख रहा है। पर ये उसका बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बड़ी गाड़ी में सबसे ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। बराबर। उसको लेफ्ट साइड का और उसमें लेफ्ट साइड में सबसे ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट होता है। करेक्ट। और लेफ्ट से ओवरटेक करने वाले उसको दिखते नहीं, उसके सामने का उसको दिखता नहीं, उसके मिरर में जितना दिखता है उतना ही दिखता है उसको। बराबर। और जो सामने का जो है वो भी कुछ फीट छोड़ने के बाद दिखता है उसको। बराबर। और जनरली क्या होता है कि सिग्नल के ऊपर बाइक्स वाले उसको चिपक के खड़े रहते हैं, एक तो उसके आगे जाके भी खड़े रहते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रक वाले को दिखता ही नहीं, वो गाड़ी सिग्नल छूटने के बाद गाड़ी भगाना शुरू कर देता है, तो वो टायर के नीचे आके मर जाते हैं। एक तो आगे वाले टायर के नीचे आएगा या फिर पीछे वाले टायर के नीचे आ जाएगा। सो केयरफुल रहना है। केयरफुल रहना है। बड़ी गाड़ी, बस रहो या फिर ट्रक रहो, उससे दूरी रहना है, उससे दूरी बना के गाड़ी चलाना है। मैंने देखा है सर कि लोग मोस्टली लेफ्ट से, मतलब बाइक वाले कार को लेफ्ट से ओवरटेक कर लेते हैं। ऑब्वियसली अगर वो सिंगल लेन रोड है, मतलब वन वे सिंगल लेन रोड है तो ठीक है, बट मैंने देखा है मोस्टली लोग ऐसे करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? क्या रूल है? रूल ऐसा है कि आपको राइट से ही ओवरटेक करना है। हाँ, ठीक है, आप बोलोगे कि सर आप क्या रूल बता रहे? उसमें क्या होता है, आप जब लेफ्ट से ओवरटेक करते हैं, मैंने बोला कि सबसे ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट होता है लेफ्ट साइड में, क्योंकि हम इंडिया में जो है राइट साइड का ड्राइविंग फॉलो करते हैं। और राइट में ड्राइवर बैठा हुआ होता है, कार में भी और ट्रक में भी और बस में भी। तो उसको लेफ्ट का कम दिखता है, राइट का ज्यादा दिखता है। और जो कम स्पीड में चलते हैं वो लेफ्ट से चलते हैं, और जो हाई स्पीड से चलते हैं वो राइट से चलते हैं। तो जनरली ड्राइवर को भी मालूम है कि ओवरटेक जो है राइट से होने वाला है, तो ज्यादा जो ध्यान देता है वो राइट साइड में देता है। और अगर उसी टाइम पे उसको अगर मुड़ना है तो डायरेक्टली सडनली वो क्या करता है, लेफ्ट साइड में मुड़ जाता है। तो लेफ्ट में जो गाड़ी है उसके ब्लाइंड स्पॉट में वो उसके नीचे आ जाती है। तो लेफ्ट साइड से ओवरटेक करना रिस्की भी है और बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और बहुत सारे लोगों को, यानी देखो, आपने भी देखा होगा कि कार वाला उसको आगे से लेफ्ट मुड़ना है, उसने इंडिकेटर दिया हुआ है, वो लेफ्ट वाली लेन में भी आ गया है, फिर भी बाइक वाला क्या करता है, उसको लेफ्ट से ओवरटेक करके जाता है। अरे वो मुड़ रहा है ना, तो मुड़ रहा है, उसने इंडिकेटर दे दिया उसको बाद में उसने देखा भी कोई भी नहीं पीछे, और ये फास्ट आके ओवरटेक करके जा रहा है। तो ये खुद की जान जोखिम में डाल रहा है। बिल्कुल। और आपने जो बोला कि सिंगल रोड है या डबल रोड हो, कोई भी रोड हो, अच्छा,
तो लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करना है। लेफ्ट से ओवरटेक आप तभी कर सकते हो जब वो राइट में मुड़ रहा है। ओके। गाड़ी वाला जब राइट में मुड़ रहा है तो सर उसी लेट्स टेक एन एग्जांपल, राहटे कॉलोनी से हम लोग अजनी चौक जा रहे हैं, हाँ। वो वन वे रोड है, वहाँ सामने से कोई व्हीकल आ नहीं रहा है, तो वही जो कार है वो तो डिवाइडर को लग के चल रही है, तो ऑब्वियसली उसको आगे जाना है तो हम तो लेफ्ट से ही ओवरटेक करेंगे। हाँ, देखो सिटी में क्या है कि सिचुएशन ऐसी है कि सभी गाड़ियां स्लो चलती हैं सिटी में। तो इसमें लेन डिसिप्लिन एक पार्ट है कि एक ही लेन में आप डबल गाड़ी नहीं चला सकते। ऑलरेडी कार उस लेन में खड़ी है, हाँ जो कि सिग्नल पे खड़ी है या फिर राइट मोड़ने के लिए खड़ी है, बराबर। तो आप उसी लेन से उसको ओवरटेक कर रहे हैं, राइट से भी नहीं कर सकते उसको ओवरटेक। और आपको अगर लेफ्ट से जाना है तो आपको लेफ्ट वाली जो गाड़ी है उनके पीछे ही खड़ा रहना पड़ेगा। और आपको सिटी में क्या है कि राइट वालों के लिए, यानी देखो कहीं भी मुड़ना है आपको, अगर लेफ्ट में मुड़ना है तो गाड़ी आपको लेफ्ट लेन में रखनी है, अगर राइट को मुड़ना है तो आपको राइट वाली लेन में गाड़ी रखनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपको राइट में मुड़ना है और गाड़ी रहती है आपकी लेफ्ट लेन में और अचानक से ध्यान में आ जाता है अरे राइट जाना है, अरे जा रहा है तो राइट में अचानक से मोड़ देते हैं। तो पीछे वाली गाड़ी क्या करेगी, आपको ठोक देगी। बिल्कुल, उसको थोड़ी मालूम है आप मुड़ने वाले हो बराबर है कि नहीं, वो ठोक देता है आपको। यानी गलती किसकी है फिर, अचानक से मुड़ने वाले। इंडिकेटर का भी कैसा है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने इंडिकेटर तो दिया था। अरे भाई इंडिकेटर दिया तो हो गया क्या? नहीं, आपको क्या करना है, आपको जिस दिशा में जाना है, राइट जाना है या फिर लेफ्ट जाना है, आपको पहले देखना है कि मिरर में उस दिशा में जाने वाला कोई है क्या। बराबर। राइट साइड में जाना है तो पहले देखो सेफ है क्या राइट में जाना है, फिर इंडिकेटर दीजिए। यानी जो दूर से आने वाली गाड़ी उसको समझ जाएगा कि राइट में उड़ने वाला है। अब धीरे धीरे उस लेन में जाइए, राइट साइड में जाइए, बराबर। और फिर मुड़िए। ना कि आपने डायरेक्टली सडनली मुड़ना है और सडनली इंडिकेटर दे दिया और पीछे वाला आपके पास आ गया और इंडिकेटर दे दे और आपने मोड़ दी, तो एक्सीडेंट तो होना ही है। लेन ड्राइविंग इज अ प्रॉब्लम, मतलब हाँ, आई थिंक बहुत लोगों को लेन ड्राइविंग का नॉलेज ही नहीं है। हाँ, मैं नागपुर में, इंडिया में ही प्रॉब्लम है मुझे लगता है। लेन डिसिप्लिन होना चाहिए। लेन डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी और कम एक्सीडेंट्स होंगे। आपने देखा होगा कि आपको जिगजैग पैटर्न से गाड़ी ओवरटेक करनी पड़ती है बहुत बार। हाँ, यानी राइट वाला स्लो रहता है, फिर थोड़ी डिस्टेंस पे लेफ्ट वाला स्लो रहता है, हाँ। उसके बाद में फिर से एक स्लो रहता है राइट साइड में। करेक्ट, बराबर है। तो इससे क्या होता है कि गाड़ी जिगजैग टाइप से आगे निकलनी पड़ती है। बराबर। तो कभी इसमें- इसको ओवरटेक, कभी इधर जा, हाँ, फिर ऐसे। हाँ, या हाँ। तो उसमें क्या ये गेम नहीं है इसमें आपको 3 लाइफ्स नहीं मिलने वाली, बराबर। एक ही लाइफ है एक ही लाइफ है, वो एकदम गाड़ी संभाल के चलानी है आपको। तो इसके लिए क्या है कि अगर आप गाड़ी स्लो चला रहे हैं तो लेफ्ट में चलिए, अगर आप गाड़ी फास्ट चला रहे हैं तो राइट लाइन में चलाइए। ये बेसिक रूल है। ट्रक्स वाले ज्यादातर करते हैं कि दोनों भी लेन में गाड़ी चलाते हैं, या फिर स्लो चलने वाले दोनों भी लेन में गाड़ी चलाते हैं। तो समृद्धि हाईवे के बारे में बात करते हैं कि ऑब्वियसली लेन ड्राइविंग वहां पे भी मैटर करती है, तो उसके बारे में बताइए कि क्या रूल्स फॉलो होने चाहिए समृद्धि पे, क्योंकि समृद्धि पे तो स्पीड में ही जाने वाले, 120 इज द लिमिट आई गेस। तो उसके बारे में बताइए क्या फॉलो करना चाहिए। अभी समृद्धि का ऐसा है कि लोगों को इतना ही मालूम है कि वहां पे 120 का स्पीड है। समृद्धि मतलब आई मीन एक्सप्रेस वे पे, एक्सप्रेसवे। हाँ, एक्सप्रेस वे पे क्या होना चाहिए। इंडिया का जो मैक्सिमम लिमिट है, स्पीड लिमिट है, वो 120 है, मैक्सिमम लिमिट है। करेक्ट। 120 लिखा है, वो मैक्सिमम लिमिट है, उसके नीचे आप कितने भी स्पीड पे चला सकते हैं। बराबर। ये हो गई पहली बात समृद्धि की। उसके बाद में अपन जाएंगे लेन सेपरेशन में। उसका जो डिवाइडर का पास का जो लेन है, फर्स्ट लेन, वो है ओवरटेकिंग लेन। डिवाइडर के पास वाला राइट साइड का जो लेन है वो ओवरटेकिंग लेन है। उसके बाद में जो मिडल का लेन है, 2 नंबर का लेन, वो है कार का लेन, LMV का लेन। उसके बाद में जो थर्ड लेन है, सबसे लेफ्ट वाला, वो है ट्रक लेन और बस लेन। वहां पे हेवी व्हीकल्स चलेंगे। उसका स्पीड लिमिट है 80 का। अच्छा। तो अगर इसमें अगर कोई भी लेन डिसिप्लिन अगर तोड़ता है तो उसके लिए डायरेक्ट कोर्ट केस है। अच्छा। हाँ,
यानी लेन कटिंग का अगर केस बनता है आपका, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट कोर्ट में जाके उसका, अगर उसके कारण लेन कटिंग के कारण अगर कुछ हादसा होता है तो फिर उसके जो भी सेक्शन लगेंगे वो अलग से लगेंगे। अच्छा। हाँ, यानी अपन बोलते हैं उसको रैश ड्राइविंग, वो आता है 184 में। आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी सस्पेंड हो सकता है। और बाद में आपको अगर ज़्यादा ही आपके कारण बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें आपको जेल भी हो सकती है। यानी लेन डिसिप्लिन इतना गंभीर विषय है और लोग उसको लाइटली ले लेते हैं। राइट, लाइक एंड देन हम कैसे मेक श्योर करें कि लोगों को ये नॉलेज हो, ये लेन ड्राइविंग का, इवन एक्सप्रेस वे पे कैसे चलना है। हाँ, आपने देखा होगा समुद्र पे आप एंट्री करते ही लेन डिसिप्लिन के बोर्ड्स शुरू हो जाते हैं। अच्छा। कौन से लेन में कौन सा गाड़ी चलेगा, वहाँ पे वो आपको पढ़ना नहीं आता है तो वहाँ पे उसका चित्र दिया हुआ है, जिसको पढ़ना नहीं आता है उसको। और उसका मैक्सिमम स्पीड लिमिट भी दिया हुआ है 120 का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि राइट साइड की लेन में ट्रक्स चलाते हैं, बस चलाते हैं, जो कि ओवरटेकिंग लेन है। और ट्रक जो है वो चलती है 80 की स्पीड पे, बराबर। वो 80 पे लॉक रहती है। वो अगर राइट साइड से चलेगी तो ओवरटेक कहाँ से करेंगे? बराबर। इसके लिए उसने क्या करना है कि लेफ्ट से ही चलना है। ओवरटेकिंग के लिए उसने जगह छोड़नी है। और कार वाला भी अगर बीच वाली लेन में चल रहा है, अगर उसको ओवरटेक करना है, उसने राइट साइड वाला जो लेन है वो लेना है, ओवरटेक करके फिर से अपने बीच वाली लेन में आना है। बाकी जो गाड़ियां पीछे से आ रही है उनके लिए वो ओवरटेकिंग के लिए वो रास्ता खुला कर देना है। इससे क्या होगा कि लोगों की हैरेसमेंट कम होगी, बार बार हॉर्न नहीं बजाना पड़ेगा, उसके पीछे ज़्यादा टाइम उसको रुकना नहीं पड़ेगा, लेफ्ट से ओवरटेक करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। बराबर। ये सब चीज़ें। तो सर जैसे बोला कि 120 की स्पीड है समृद्धि या फिर कोई भी एक्सप्रेस हाईवे पे, हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे जो समृद्धि हाईवे पे वहाँ पे बोर्ड्स बहुत कम लगे हुए हैं, या फिर रोड के ऊपर भी ऐसा मार्किंग नहीं है, बहुत कम मार्किंग है कि ये 120 वाली लेन है, ये 80 वाली लेन है, तो ओवरटेक करो तो इधर से जाओ, ऐसे नंबर। तो कंपेयर टू, मैं अगर कंपेयर करूँ तो हैदराबाद का जो आउटर रिंग रोड है वहाँ पे जो एक्सप्रेस वे, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से विजुअल बताया गया है, तो आसानी होती है लोगों को। हमारे यहाँ कब होगा वो जी? वो देखो, वो जो पार्ट है वो ऐसा है कि वो आता है दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर। जो रोड है वो अलग डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और वो डेवलपमेंट और भी चालू है। ओके। रोड की जो डेवलपमेंट्स है वो स्टेप बाय स्टेप वो करते जा रहे हैं, उसमें वो सुधारना हो जाएगी। और हमने भी कुछ रोड सेफ्टी के फंड्स के अंडर हमने भी वो जो आप बोल रहे हैं कि रोड साइनेज कम है, तो हम भी हमारे एंड से जो है वो साइनेज इंस्टॉल करने वाले हैं। स्टार्टिंग में जहाँ से समृद्धि स्टार्ट होता है वहाँ से कौन सी लेन में कौन सी गाड़ी रखना है। और एक मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है सर कि जैसे गाड़ी हम लोग जब चलाते हैं वहाँ पे तो 120 की स्पीड से चलाए, तो मुझे लगता है कि 120 तो ठीक है, पर लोगों का इंथुजियाज्म ज्यादा होता है तो 140 वगैरह जाते हैं। तो आप मेक श्योर कैसे करते हो? कुछ कैमरेज लगे हैं क्या समृद्धि पे, या फिर कैसे मेक श्योर करते हो कि लोग उसको क्रॉस करते हुए ना जाए? क्योंकि ऑब्वियसली इतनी स्पीड पे जाने के बाद लोगों के पास और गाड़ियां ऐसी बन गई है कि वो 180-200 तक चल सकती है, तो लोग ट्राई भी करते हैं वो करने का, क्योंकि खाली रोड है, ऑब्वियसली एक जनरल ये है। तो कैसे रोकते हो इसको? कुछ कैमरेज लगे हैं क्या वहाँ पे? कैमरे है ना वहाँ पे, समृद्धि पे कैमरेज है। अच्छा। और भी नए नए कैमराज इंस्टॉल हो रहे हैं। अभी 2-2 किलोमीटर पे कैमरा इंस्टॉलेशन चालू है। आप क्या क्या हरकतें कर रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा। 2-2 किलोमीटर पे एक कैमरा है। ओके। हाँ, आप वहां से छूट ही नहीं सकते। अच्छा, तो फाइन ऑटोमेटिकली चलन लगने वाले? अभी ऑटोमेटिकली चलाना आ जाए। अभी कितने कैमरेज, मतलब अभी कैमरेज जो समृद्धि पे है वो लगे हुए हैं क्या समृद्धि हाईवे पे? है ना, लगे हुए हैं समृद्धि अच्छा। कैमरास। सर एडास, आजकल गाड़ियों में एडास ऑटोमेटेड ड्राइविंग आ चुका है, वो भी यूज किया जाता है, मोस्टली एक्सप्रेस हाईवे पे भी यूज करा जाता है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, टेक्निकली ऐसा है कि एडास जो है वो सेफ्टी टूल है। जैसे एयरबैग है, बाद में ब्रेक्स है, वैसे एडास जो है वो सेफ्टी के लिए है आपके। कि अगर आपको नींद आती है तो आप
आपकी गाड़ी जो है वो लेन भटक के बाहर ना जाए या फिर सामने वाली गाड़ी को कोलाइड ना करे। ये सेफ्टी टूल है, ना कि वो आपको गाड़ी में गेम खेलने के लिए वो कुछ कुछ रील्स देखे मैंने, तो लोग क्या करते हैं कि स्टीयरिंग छोड़ देते हैं, ब्रेक्स छोड़ देते हैं और अंदर गेम्स खेलते हैं या फिर पार्टियां करते हैं, दिखावा करते हैं, ठीक है वो, पर वो उसको भी मालूम है कि ये मशीन है, मशीन कभी भी एरर कर सकता। टेस्ला की कार अगर एरर कर सकती है, जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड है, जिसको विदाउट मैन वो गाड़ी चल सकती है, वो अगर एरर कर सकती है और एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो ये तो छोटी सी चीज है, उसके ऊपर अपन फुल्ली डिपेंडेंट नहीं रह सकते। वो सिर्फ सपोर्टिंग सिस्टम है। अगर आपकी गलती से अगर ब्रेक नहीं लगता है तो अगली गाड़ी गेस करके या फिर लेन गेस करके वो खुद का एक्शन खुद लेने लगेगा। ये सेफ्टी टूल है, लोगों ने इसे बहुत ही सावधानी से यूज करना चाहिए। अभी मैंने बताया कि समृद्धि के बारे में 3 लेन्स है, बराबर, राइट Four है से ना? 3 लेन्स है एक साइड में। अच्छा, तो अभी दिल्ली बम्बई, अभी आपने बोला 4 लेन्स, वो दिल्ली बम्बई में बन रही है, हाँ, तो उसमें बन रही 4 लेन्स, बहुत जगह भी बन के भी रेडी हो गया है। उसमें जो पहला लेन है वो ओवरटेकिंग का ही लेन है, दूसरा जो लेन है वो कार का ही है, और तीसरा जो लेन है वो बस के लिए, स्पेशली बस के लिए, और चौथा जो लेन है, यहाँ पे चौथा लेन ऐड हो गया है वो ट्रक्स के लिए। यानी यहाँ पे 4 लेन्स है और समृद्धि पे 3 लेन्स है। समृद्धि पे बस और ट्रक्स जो एक ही लेन में, आप बोलोगे कि बसेस जो है वो तो ज्यादा स्पीड से चलती है या फिर चल सकती है, तो ऐसा नहीं है। जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स होती है, जितनी भी टैक्सी है, बस है, स्कूल बस है, स्लीपर बस है, ट्रक है, उसके बाद में बोलेरो पिकअप है, टाटा एस है, जितनी भी कमर्शियल व्हीकल्स है, सब हम इंश्योर करते हैं कि स्पीड लॉक ये 80 पे लॉक होती है। अच्छा, हाँ, और स्कूल बसेस जो है वो 60 पे लॉक होती है। ओके, हाँ, तो ये लॉक कहाँ पे किया जाता है? हाँ, इसमें क्या है कि उसका ECU होता है, जो इंजन में कितना कंबशन करना है वो डिसाइड करता है, उसको प्रोग्राम करके उसको IC पे लॉक किया जाता है। ओके, और ऐसा भी होता है कि लोग उसको बाहर के टूल्स यूज करके उसको ब्रेक। तो ये जो लॉकिंग है ये आपके RTO पासिंग के टाइम पे ही हो जाती है क्या? हाँ, ये अभी जो जितनी भी नई गाड़ी आ रही है वो आती है मैन्युफैक्चरर के एंड से लॉक होके आती है। अच्छा, और जो पुरानी गाड़ियां है वो मैन्युअली उसको लॉक किया जाता है, उसके लिए बाहर से डिवाइसेस सेट किए जाते हैं, वो डिवाइस उसको 80 पे लॉक कर देता है, स्कूल बस को 60 पे। 60 पे। और इंटरेस्टिंग, ये नहीं पता था शायद। आई थिंक ऑल कमर्शियल व्हीकल्स 80 हाँ, और स्कूल बस 60। स्लीपर बस भी आपने बोला? हाँ, स्लीपर बस भी जो है वो भी 80 पे लॉक रहती है। हाँ, मुझे लगता तो नहीं है क्योंकि वो बहुत खतरनाक चलती है रात को। हाँ, तो यही तो है ना कि हम जब चेक करते हैं तो वो 80 पे लॉक रहते हैं, हाँ, और ये जो ओनर्स है या फिर लोगों की डिमांड रहती है कि हमें जल्दी पहुंचना है, तो ये सबसे ज्यादा रिस्की है, ये लोगों की जान से खेलना है, लोगों ने ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बाद में उसके लॉक्स तोड़ देते हैं गाड़ी भगाने के लिए। उसमें दिल्ली में सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स का यूज करके वो उसको लॉक्स को तोड़ देते हैं और गाड़ी को भगाते हैं। मेरा तो ये कहना है कि अगर ऐसी गाड़ी आपको दिखती है तो उसके वीडियोस बनाओ और हमें भेज दो। कहाँ पे भेज सकते हैं सर? हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। सर, ऐसे कोई 3-4 मिथ्स बताइए जो लोगों को लगता है कि वो सही कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये सही रोड फॉलो कर रहे हैं या सही ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो गलत है, लोगों का मिसकंसेप्शन है, ऐसे कुछ है क्या? मैंने बताया ना, वो जो पहली बात बताई मैंने कि ट्रक्स और बसेस का या फिर बड़ी गाड़ी का उसको ब्लाइंड स्पॉट है, ये लोगों को मालूम ही नहीं रहता है। सबको लगता है कि बड़ी गाड़ी है तो उसको सब क्लियर दिखता है। आप कार का भी बोलेंगे तो कार में भी ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, उसके जो पिलर होते हैं कांच के साइड में जितने भी, तो उसके सामने आने वाली जो भी व्यक्ति है वो उसको दिखती नहीं है।
उसके बाद में अगर गाड़ी बड़ी है ज़्यादा, फॉर्च्यूनर है या फिर उससे भी बड़ी गाड़ी है समझो, तो उसके सामने आने वाला भी व्यक्ति या फिर नीचे चलने वाले बच्चे भी उसको दिखते नहीं है, पीछे से पीछे वाले बच्चे भी दिखते नहीं, रियर कैमरा नहीं तो वो भी नहीं दिखता है। बराबर, पीछे तो सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट होता है। बराबर। यानी मैंने तो देखा है कि बहुत सारी गाड़ियां जो है अगर रिवर्स कर रहे हैं अपन तो पीछे से निकल जाती है, ये गलत है, तो उसको रुकना है वहां पे। अच्छा, हाँ, अगर कोई गाड़ी रिवर्स कर रही है या फिर गाड़ी रोड पे मुड़ रही है तो उसके आगे से जाने का ट्राई करेंगे, पीछे से जाने का ट्राई करेंगे, पर कोई भी सब्र नहीं रखेगा। सब्र नहीं रहता, करेक्ट। तो क्या करना है उसको कि वहां पे रुक जाना है, उसको मुड़ने देना है प्रॉपर, और फिर वो आगे जा सकते हैं। बराबर। उसमें उसका इंटेंशन क्या है किसी को भी मालूम नहीं ना, वो ज्यादा पीछे लेगा, ज्यादा आगे लेगा। करेक्ट। सो एग्जाम्पल, अगर हम लोग कहीं रुके हैं और यहाँ से हमको पूरा टर्न लेके वापस इस लेन में जाना है, तो वो रोड पे गाड़ी ऐसे जाके फिर रिवर्स आती है, और जब तक वो रिवर्स आ रहा है सामने से सब भागते हैं, हाँ, राइट। तो लोग को में उतना पेशेंस है नहीं कि उसको पूरा टर्न करने दो, हम रुकते फिर चलते हैं, और उसमें शायद एक्सीडेंट होते हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, ये नंबर 2 हो गया। तो उसके बाद में है सडनली पेट्रोल पंप से या फिर सोसाइटी से या फिर जो छोटे छोटे रोड्स रहते हैं जो मेन रोड को मर्ज होते हैं, वहां से सडनली मेन रोड पे मर्ज हो जाना। और उसके दिमाग में इतना है कि पीछे वाला ब्रेक दबा देगा। सडनली कोई भी गाड़ी रुक नहीं सकती, जिसका पीछे वाली गाड़ी का जितना स्पीड है उतना उसको टाइम लगेगा गाड़ी रोकने में। ठीक है, ये हो गया नंबर 3। हाँ। व्हाट एल्स? मैंने जो बताया कि सडनली रोड पे आ जाते हैं, इसमें सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। अच्छा। हाँ, हेलमेट का जो आपने एक पूछा था, शॉर्ट डिस्टेंस पे मुझे जाना है और मैंने हेलमेट नहीं पहना तो भी चलता है। बराबर। तो इसमें एक मेरा चचेरा भाई है, उसका मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। वो मेरा पहला पोस्टिंग था, उसका भी वहाँ पे LIC में वो ज्वाइन हो गया था, उसका वहीं पे पोस्टिंग था। वो गांव से आया था तो उसको हेलमेट की इतनी आदत नहीं थी, मैंने उसको बोल बोल के हेलमेट की आदत डाल दी थी। वो जब गांव आया और मैंने 3-4 साल बीत गए, 3-4 साल बाद वो छुट्टी पे गांव आ गया। गांव आने के बाद क्या हुआ कि वो घर से निकला और घर से थोड़े ही डिस्टेंस पे गया और एक बुढ़ी को उसने उड़ा दिया। बुढ़ी जो रोड पे चल रही थी उसको रात को दिखी ही नहीं, वो उसके ब्लाइंड स्पॉट में हो गई। वो सडनली मुड़ गया, मुड़ने के बाद वो सामने अचानक बुढ़ी आ गई और वो उसने उड़ा दिया। बुढ़ी इतने जोर से चिल्लाई, उसको लग गया कि उसको कुछ तो हो गया। उसने उठाया उसको और हॉस्पिटल लेके गया, उसको चेकअप किया, उसका मेडिसिन वगैरह दे दिया और फिर उसको चक्कर आने शुरू हो गए। उसको चक्कर आने शुरू हो गए। बाद में इधर भी दर्द हो रहा है, कॉलर बोन पे, पैर में भी सूजन आ गई। ये सब चीजें बाद में शुरू हो गई और जो ज्यादा चिल्ला रही थी उसको कुछ भी नहीं हुआ, 2000 की दवाई में ठीक हो गई। इसको फिर डॉक्टर ने बोला कि MRI कर लो। MRI करवाया, MRI में क्लियर आ गया, उसकी कॉलर बोन टूट गई थी और राइट साइड का जो पैर है उसकी लिगामेंट टूट गई थी। यानी छोटे से एक्सीडेंट में देखो कितना बड़ा हो गया था। और डॉक्टर ने MRI करने के लिए बोला क्योंकि उसको लगा कि उसको ब्रेन इंजरी हुई है। और फिर उसने मुझे फोन किया, भाई बोले तेरे कारण में बच गया। बोला अरे भाई क्या हो गया? बोले मेरा एक्सीडेंट हो गया तो उसमें मेरे सर को लगा, मैंने हेलमेट पहना हुआ था इसके लिए बच गया। डॉक्टर ने बोला नहीं तो माला ही चलानी पड़ती थी। या हेलमेट इज रियली इम्पोर्टेंट। या नागपुर में फिर भी हेलमेट का कल्चर तो था नहीं पहले से। आई थिंक व्हाट डू यू थिंक, अभी कैसे चल रहा है? हेलमेट पहन रहे लोग, नहीं पहन रहे, जा नहीं गालत? लोगों को लगता है कि हेलमेट जो है वो हमारे लिए पहनना है, हमारे लिए यानी पुलिस वालों के लिए या फिर RTOs के लिए। खुद के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है उनको, जबकि उल्टा है, वो खुद की सेफ्टी के लिए है। और इसके लिए शोरूम वाले भी उनको
गाड़ी के साथ में 2 हेलमेट्स फ्री देते हैं। अभी वो बोल भी नहीं सकते कि हमारे पास हेलमेट नहीं है, तो क्या करते हैं कि जैसे चौक आता है हेलमेट पहन लेते हैं, हाँ और जैसे चौक खत्म हो जाता है तो हेलमेट निकाल देते हैं। हेलमेट हो गया या फिर सीट बेल्ट हो गया, ये खुद की सेफ्टी के लिए। यहाँ पे मैंने नागपुर में ही देखा मैंने कि कटोरी जैसा जो हेलमेट देखा है मैंने, हाँ 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 ये मैंने नागपुर में ही देखा। हाँ ऊपर से ऐसे रख देते हैं, हाँ जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी रहते हैं बहुत सारे हाँ हाँ नॉन ISI मार्क के हेलमेट्स हैं। इसके ऊपर अगर छोटा सा इम्पैक्ट हो गया तो पहले फट जाएगा, ये आपकी जान नहीं बचाएगा। बिल्कुल। तो नॉन ISI मार्क्स वाले हेलमेट न पहने, ISI मार्क्स के हेलमेट ही पहने। ऑनलाइन में वेगा या फिर स्टर्स के अच्छे अच्छे ब्रांड्स के हेलमेट आ जाते हैं, 700 800 500 से स्टार्ट हो जाते हैं, इतने महंगे भी नहीं होते। या फिर अभी तो कंपनीज भी गाड़ी के साथ में देती है हेलमेट। तो अच्छे हेलमेट पहनो और सेफ रहो। यानी देखो कैसा है कि हेड इंजुरी अगर होती है, हेड इंजुरी अगर होती है तो वो इंजुरी ऐसी होती है कि वो जल्दी रिकवर नहीं होता उसमें से आदमी। एक तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, आदमी कोमा जाएगा, कोमा में नहीं गया तो मर जाएगा। ये ब्रेन इंजुरी का ही प्रॉब्लम है। और बाकी का अगर आपका हाथ टूटता है, पैर टूटता है, वो टूटने से आदमी मरता नहीं है बिल्कुल, पर हेड इंजुरी ऐसी है कि उससे आदमी मरता है। तो सिर्फ आपके हेड को ही दिया है, जितना भी प्रोटेक्शन दिया है मोटरसाइकिल चलाते वक्त। सबसे अगर डेंजरस अगर गाड़ी है, यानी अनसेफ अगर आदमी है, तो वो है बाइक पे। अनसेफ बाइक पे ही रहता है आदमी। और दूसरा है पैदल चलने वाला। तो पैदल चलने वाला जो साहब ने अभी बताया कि उसने राइट से चलना है, वॉक ऑन राइट का हमने वो मुहिम छेड़ा था। हमने मनीष नगर में, बाद में यानी पूर्व नागपुर में, और बहुत सारी जगह पे हमने बोर्ड्स भी इंस्टॉल किए रोड के साइड में कि आप पैदल चलते हैं और वहाँ पे अगर फुटपाथ नहीं है तो आप राइट साइड से चलिए। और बहुत जगह ऐसा है कि आप देखोगे कि रोड पे गाड़ियाँ कम और पैदल चलने वाले लोग ज़्यादा है। बराबर। तो रोड पे अगर पैदल चलने वाले लोग रहेंगे रोड पे, तो इससे भी पॉसिबिलिटी रहती है कि फैटेलिटी बढ़ सकती है। रोड सिर्फ पेडेस्ट जहाँ पे रोड क्रॉसिंग है वहीं पे रोड क्रॉस करना है आपको। जहाँ पे आपको रोड के लिए क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग दिया हुआ है, वहीं पे रोड क्रॉस करना है। कम से कम आपको रोड पे आना है। और फुटपाथ नहीं है तो फिर अथॉरिटी को आप बोल के फुटपाथ भी ये कर सकते हैं। रोड पे चलेंगे तो उतना आप अनसेफ रहेंगे। बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं कि हमें ओवर स्पीड का चलाना आ रहा है। हाँ राइट, बराबर है ना। हाँ। तो एक्चुअली क्या है कि हर रोड की सिचुएशन के हिसाब से रोड का स्पीड रहता है। समझो मार्केट प्लेस है, वहाँ पे स्पीड जो रहेगा वो सबसे कम रहेगा। उसके बाद में स्कूल है, कॉलेजेस है, वहाँ पे भी स्पीड जो है कम रहेगा। टर्न से, हिली सेक्शन से, जहाँ पे घाट सेक्शन है, वहाँ पे भी स्पीड कम रहेगा। यानी रोड कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से स्पीड जो है वो रोड का डिसाइड होता है। और अभी जो जितने भी नए नए हाईवेज बन रहे हैं, लोगों को लगता है कि हम 100-120 से क्यों नहीं चला पा रहे, वहाँ पे 80 का लॉक क्यों दिया हुआ है। एक्चुअली क्या है, वो अनकंट्रोल्ड है, एक्सेस कंट्रोल नहीं है। यानी जो एक्सप्रेसवे है वो एक्सेस कंट्रोल, यानी वहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता। जनरली 2 व्हीलर वाले नहीं आ सकते, या फिर उसको बीच में चौक्स नहीं है, चौफला नहीं है वहाँ पे। और ये जो रोड है, जो नेशनल हाईवेज है जितने भी, उसके ऊपर क्या है कि जहाँ जहाँ गांव आएगा वहाँ पे उसको इंटरसेक्शन वहाँ पे दिया हुआ है। यानी सडनली वहाँ पे कोई भी आ सकता है सामने। तो इसके लिए क्या है कि आपका स्पीड ऐसा होना चाहिए कि वो आपको कंट्रोल हो, आपकी गाड़ी आपको कंट्रोल हो। तो स्पीड जो है वो 80 का स्पीड जो है फाइनलाइज किया गया है, वो 80 की स्पीड। बाद में अगर उससे भी अगर रोड की कंडीशन खराब है तो उसके नीचे 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 आते हुए दिखेगा आपको। और 80 के ऊपर भी आपको 5% जो है उसमें
टॉलरेंस दिया हुआ होता है, डायरेक्ट 80 के ऊपर आपको कभी भी केस नहीं मिलेगी। अच्छा 80 प्लस 5%, उसके ऊपर अगर जाती है गाड़ी तो आपको चलन मिलता है। आपको अभी आदत डालनी पड़ेगी कि रोड साइड में जितने भी स्पीड लिमिट्स दिए हुए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। वो फॉलो इसलिए करने पड़ेंगे, रोड सिचुएशन वैसी है वहां की, या फिर वहां पे ज्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं, इसके लिए वहां पे स्पीड लिमिट दिया गया है। रंबल्स दिए, आप देखोगे कि कुछ कुछ जगह देखो बहुत सारे रंबल्स दिए होते हैं, बराबर। व्हाइट मार्किंग बहुत सारी, एक के पीछे एक के पीछे गाड़ी वाइब्रेट करने लगती है। तो ड्राइवर को सतर्क करना होता है कि आप सतर्क हो जाओ, यहाँ पे कुछ तो खतरा है, यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। ये स्पीड लिमिट्स देने का ये एक्चुअल जो रीजन रहता है वो रहता है, नहीं तो मैं 120, 140, 160। करेक्ट सर। एक्सीडेंट की गाड़ी का आप इंस्पेक्शन करते हो, आपने बताया, कुछ डिटेल बताइए क्या रहता है, क्या करते हो, क्या हो इंस्पेक्शन में, आप कैसे पता करते हो कि कैसा एक्सीडेंट हुआ? एक्चुअली क्या है कि हम जो है यानी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो रहते हैं, हमारा जो रूल रहता है वो रहता है कि व्हीकल इंस्पेक्शन करना। और जनरली हम रहते हैं, एक तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर, नहीं तो फिर मैकेनिकल इंजीनियर रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो हमारा गैरेज का भी एक्सपीरियंस रहता है और उसका डिटेल स्टडी भी रहता है हमारा। हम क्या करते हैं कि उसके जब कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होती है तो इन्वॉल्व होने के बाद वो पहली रिपोर्ट होती है पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट होने के बाद वो हमें रिपोर्ट आ जाता है, ऐसे ऐसे इस जगह पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। बराबर। तो हम उस स्पॉट पे, या फिर गाड़ी अगर स्पॉट पे नहीं देख पाए तो पुलिस स्टेशन में देखते हैं। अगर स्पॉट पे देखते हैं तो फिर स्पॉट का कुछ फॉल्ट है क्या, जो एक्सीडेंट हुआ है वो किस कारण हुआ है, या गाड़ी का कुछ फॉल्ट है, गाड़ी के कुछ फॉल्ट के कारण हुआ है, वो सब उस एक्सीडेंट रिपोर्ट में मेंशन होता है। और वो जो एक्सीडेंट रिपोर्ट रहता है वो हो जाता है कोर्ट में, और कोर्ट उसको एज ए एक्सपर्ट ही हमें वो रिपोर्ट जो हम सबमिट करते हो वो एक्सेप्ट करती है। करेक्ट सर। एक्सीडेंट मैंने देखा है बहुत बार, जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है और कोई इंजर्ड, एक्सीडेंट होने के बाद इंजरी होती है और रोड पे गिरा हुआ है या कुछ पड़ा हुआ है, तो मैंने देखा है लोग बहुत झिझकते हैं कि उनको हेल्प करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो उनको हेल्प करेंगे तो उसके बाद फिर वो पुलिस केस आ जाती है, उनको पुलिस के चक्कर मारने पड़े, स्टेशन के चक्कर मारने पड़ेंगे, हॉस्पिटल, ये वो। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि अभी क्या नया चेंज आया उसमें? हाँ, अभी ऐसा है कि उसमें बहुत सारा चेंज हो चुका है। लोग एक्सीडेंट होने के बाद जो एक्सीडेंट ग्रस्त व्यक्ति है उसको मदद करने में झिझकते थे, और उसके कारण क्या हो गया है कि फेटेलिटीज बढ़ने लग गई। तो फेटेलिटीज कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है उसमें, कि जो भी व्यक्ति उस एक्सीडेंट ग्रस्त व्यक्ति को मदद करेगा उसको कोई तकलीफ नहीं देगा, जिसके कारण लोग उसको मदद कर पाए। इसके लिए कोई भी उसको तकलीफ नहीं देगा, ना वो पुलिस स्टेशन में कोई तकलीफ देगा, ना आपको कोर्ट में चक्कर मारने पड़ेंगे, ना आपको हॉस्पिटल में चक्कर मारने पड़ेंगे। बराबर। आपको अगर ऐसा लगता है एक्सीडेंट होता है, आप उसको तुरंत मदद कर सकते हैं। और ऐसे मदद करने वालों को गवर्नमेंट ने 25,000 25,000 का प्राइज भी जाहिर किया हुआ है। अगर जो गुड समरिटन बोलते हैं उसको, जो उसको मदद करेगा उसको 25,000 का रिवार्ड भी मिलता है। और वो उसकी क्या प्रोसेस है? हाँ, आपको क्या करना है, अगर एक्सीडेंट दिखता है कहीं पे भी, अगर एक्सीडेंट हुआ है तो आप 100 नंबर पे 112 पे आपको पहले कॉल कर देना है पुलिस स्टेशन में। एम्बुलेंस को कॉल कर देना है 108 को। अगर एम्बुलेंस नहीं आ रही है तो आपको खुद को हॉस्पिटल लेके जाना है। हॉस्पिटल लेके जाने के बाद आपका नाम वहाँ पे आ ही जाता है, तो वहाँ से फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ये रहते हैं ऑफिसर्स, वो आपका नाम वहाँ पे उनको मिल जाता है। दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। आई थिंक इससे वो जो गोल्डन आवर बोलते हैं उस पे पहुंचाना हॉस्पिटल में, तो लोग इससे बहुत प्रेरित होंगे और हेल्प करेंगे। तो मैं भी चाहता हूँ मेरे ऑडियंस को जो भी सुन रहे हैं यहाँ पे, अगर आप किसी को भी किसी एक्सीडेंट में इंजर पाते हो तो उसकी जल्द से जल्द मदद करें। ये ना सोचे कि मुझे पुलिस के चक्कर मारने पड़ेंगे, क्योंकि अभी एक नया रूल आया है
कि अगर आप किसी को हेल्प करते हो तो आपको ना पुलिस स्टेशन के चक्कर मारने पड़ेंगे, आपको कोई ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाएगा, आपने बस उसको हेल्प करी है, इसके लिए गवर्नमेंट आपको एक अवार्ड भी देगी विच इज़ अराउंड 25,000 रुपीज़। तो सर AI का यूज़ कर रहे हैं क्या RTO ऑफिस, और कहाँ यूज़ कर रहे हैं? ये देखो ऐसा है कि हमारे जो इंटरसेप्टर व्हीकल्स है उसमें ओवर स्पीड, उसके बाद में हेलमेट्स और सीट बेल्ट की जो केसेस है वो ऑटो डिटेक्ट हो जाती है, यानी गाड़ी जहाँ पे खड़ी है वहाँ पे कैमरा चालू रहते हैं और वो जो कैमराज है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसने हेलमेट पहना है या फिर नहीं पहना है और सीट बेल्ट लगाया है नहीं लगाया है। जितने भी ऑफेंसेस है वो सब AI बेस्ड चलते हैं और वो ऑटो डिटेक्ट करते हैं, वो हमें इन्फॉर्म कर देता है और वो ऑटोमेटिक चालान हो जाता है। परफेक्ट। और ये चालान कभी कभी लोग, मैंने देखा बहुत सारे मेरे दोस्त और मैं भी बहुत बार देखा हूँ कि अनवांटेड चालान भी लगने लगे लोगों को, तो ऐसा है क्या? होता है बहुत बार कि हर चौक में कैमराज लगे हुए और बहुत बार नंबर्स ठीक से पहचान में न आने के कारण क्या होता है, वो गलत तरीके से नंबर पढ़ लेता है कैमरा और वो दूसरी गाड़ी को चलन जाता है। करेक्ट। तो फिर उसको कैसे करें कि हम बताएं कि ये रॉन्ग चालान है, हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, तो उसके लिए क्या है कि आप समझो ट्रैफिक का चालान है तो ट्रैफिक पुलिस का जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप चालान नंबर और गाड़ी नंबर और CC नंबर डाल के वो चालान डाउनलोड कर सकते हो, उसमें गाड़ी के फोटोज रहते हैं। बराबर। हाँ, तो वो गाड़ी आपका है कि नहीं है, आप है कि नहीं है, या फिर आपका फ्रेंड लेके गया तो वो सब दिखता है उसमें। और अगर आपका गाड़ी नहीं है तो आपको उसी वेबसाइट्स पे आपको रजिस्टर कराना है कि ये ऐसा ऐसा गलत हुआ है, मेरा गाड़ी नहीं है, या फिर आपको CP ऑफिस में जाके वहाँ पे आप जो गलती हुई वो बता सकते हैं, मेरी गाड़ी ये गाड़ी है और फोटो में दूसरी गाड़ी है, तो डिलीट हो जाता है। चलो, अच्छा। पहले हम क्या करते थे, मैन्युअली टेस्ट लेते थे, यानी हम खुद टेस्ट लेते थे। तो अभी अपने यहाँ पे ऑटोमेटिक टेस्टिंग ट्रैक्स आ रहे हैं जिसपे एक बार आप अंदर जाएंगे तो टेस्ट खुद कंडक्ट करेगा वो आपकी, जो गाड़ी ने कितने कितने जगह पे रूल कट हुआ है आपसे, कितनी कितनी जगह गलतियां हुई, सब चेक करेगा और आपका रिजल्ट वही देगा, आप टेस्ट में पास है या फिर फेल है, ये सब ऑटोमेटिक चलेगा। अभी मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं रहेगा उसमें। अच्छा। हाँ, उससे क्वालिटी ऑफ ड्राइविंग अच्छी हो जाएगी ऐसा लगता है। और एक कोई भी कार हमारे यहाँ 15 साल के लिए फिट होती है, आफ्टर 15 ईयर्स आई थिंक फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है और रिन्यूअल करना पड़ता है। बराबर। तो मैंने देखा है कि इसमें मोस्टली लोगों का डाउट होता है कि हम लोग एजेंट से कराएंगे तो जल्दी क्लियर होगा और खुद से नहीं करते, तो क्या सच है? देखिए, ऐसा है कि आपको जो भी प्रोसेस करना है RTO का, अभी सब वेबसाइट पे आ गया है, सब ऑनलाइन है। आपको खाली ऑनलाइन वाहन पे जाना है, आपको वाहन परिवहन सेवा करके है, उस वेबसाइट पे जाना है। उस वेबसाइट पे जाके आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज सिलेक्ट करना है और उसमें आपको जो भी सर्विस लेनी है वो सर्विस डालनी है। और आपका समझो आपने बोला कि रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन करना है, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपको फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भर के आपको ओरिजिनल RC लेके आना है, ऑफिस में आके गाड़ी आपको दिखाना है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि जो खुद फॉर्म भरते हैं और खुद गाड़ी दिखाते हैं और गाड़ी पास भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि आपको एजेंसी लगाना है। हाँ, अगर आपको टाइम नहीं है तो आप एजेंट्स लगा सकते हो, ऑथोरिटी आप उसको दे सकते हो, वो लीगल है। और एक है कि लोगों का पर्सपेक्टिव है कि जितने भी RTO के ऑफिसर्स होते हैं वो सब करप्ट है, कि जैसे एग्जांपल अगर कोई गाड़ी, उन्होंने कोई रूल तोड़ा तो रोकते हैं उनको बताते कि ये चालान है, तो फिर उसका मंडोली होती है, नेगोशिएशन, कि ये 1000 रुपए का चालान है, एक काम करो 200 रुपए दो और आप जाओ। हाँ। कितना सच है? देखो, दो चीजें हैं कि जो मैंने पहले ही बताया कि जो चौक में खड़े रहते हैं वो RTO नहीं होते और ट्रैफिक पुलिस होते हैं। और दूसरी बात जो आपने बोला कि हम लोग जो है वो बहुत सारा चालान करते हैं, फिर पेनल्टीज बताते हैं। अगर आपकी गाड़ी के पेपर क्लियर है, आपने हेलमेट पहना है, आपने सीट बेल्ट लगाया है, पेनल्टी क्या की देंगे?
पर कोई चीजें हैं, कुछ चीजें हैं क्या सर जो लोगों को नहीं पता है और वो पेनल्टी वाला ही एक्शन है? गाड़ी में ऐसी कोई चीजें हैं जो ध्यान नहीं देते लोग, ऐसी कोई चीजें बताइए। लोगों ने ध्यान देना चाहिए, लोगों को उनके उस पर ध्यान नहीं रहता, वो उससे फाइन बैठ सकता है। फाइन भी बैठ सकता है और उससे एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। वो है आपकी गाड़ी का टेल लैम्प। अच्छा। हाँ, और इंडिकेटर्स। रात में जब आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो रात में अगर टेल लैम्प बंद है और ऐसी कोई गाड़ी अगर मोटरसाइकिल आगे चल रही है तो कार वाले को और ट्रक वाले को दिखती नहीं है, और अचानक से वो गाड़ी के नीचे कुचला जाता है या फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और उसके लिए वो 1000 रुपए का फाइन भी है। हम फाइन भी करेंगे और उसकी जान वो लाइट ही बचाएगा। बराबर। हम जिस चीज का हम फाइन करते हैं वो सब चीजें जो है आपकी जान बचाने वाली रहती है। हेलमेट का हम फाइन करेंगे, फाइन करके आपकी जान तो नहीं बचेगी, पर हेलमेट पहन के आपकी जान बच सकती है। सर, मुझे मेक श्योर करना है कि मैं एक आइडियल गाड़ी चलाने वाला बनूं, जिसमें मेरी गाड़ी आइडियल सिचुएशन में रहे, उसके सारे पेपर्स क्लियर रहे, ताकि मुझे कभी चालान ना पड़े। तो क्या स्टेप्स मुझे लेने चाहिए? गाड़ी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के लिए इंश्योरेंस, PUC और RC बुक, ये अगर गाड़ी में क्लियर रहते हैं आपके, तो गाड़ी को चालान नहीं हो सकता है। और ड्राइवर के पास लाइसेंस होना जरूरी है। बराबर। उसके बाद में आपको सीट बेल्ट्स का इंश्योर करना है कि सीट बेल्ट्स लगे रहे, और बाइक चला रहे हैं तो सबने हेलमेट पहना है। अगर ये चीज़ें करते हैं, इंश्योरेंस, PUC, हेलमेट, और कोई भी रूल ब्रेक नहीं करोगे, यानी सिग्नल जंप नहीं करोगे, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कभी जिंदगी भर फाइन होगा। और कार के बारे में बोलूँ तो कार में भी इंश्योरेंस, PUC सेम ही रहेगा, और उसके बाद में आपको सीट बेल्ट लगा के अगर चलोगे और सिग्नल जंप्स या ऐसे छोटे छोटे रूल्स है या फिर ड्रंक एंड ड्राइव हो, ऐसे अगर नहीं करोगे तो जिंदगी में, और मुझे नहीं लगता कि कभी फाइन होगा या फिर कोई रोकेगा। सर, नंबर प्लेट्स पे लोगों को बहुत चालान पड़ता है। हाँ, तो आप उसके बारे में बताएं। नंबर प्लेट्स तो नंबर प्लेट्स में लोगों को पहले आदत थी दादा, मामा, काका ऐसा लिखने की, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पूरे इंडिया के लिए एक रूल लागू कर दिया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। उसमें 2 फायदे हैं। एक तो ये जो दादा, मामा, काका लिखने वाले हैं, उनके लिए तो जो है वो अलग चीज़ है कि उनको आनंद अलग रहता है कि मैंने दादा लिख दिया, मामा लिख दिया। और जिसके घर में जिसका एक्सीडेंट होता है वो पढ़ नहीं पाता था, उसका नंबर क्या है वो आइडेंटिफाई नहीं होता था, फिर वो क्रिमिनल कौन है वो पुलिस को उसके हाथ नहीं लगता था। तो अभी सबका जो नंबर है वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में एक ही फॉर्मेट में रहेगा, तो कोई भी पढ़ सकता है वो नंबर। और क्या स्पेशल होता है उसमें? उसकी फॉन्ट साइज तो जो है वो दूर से क्लियर दिखेगा, ऐसा है उसका फॉन्ट साइज। और वो जो नंबर प्लेट जो है, वो नंबर प्लेट फिक्स करते वक्त ऐसी फिक्स होती है कि वो फिर से बन नहीं पाएगी। यानी समझो अभी नंबर प्लेट जो आपको दिया गया है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, वो जो नंबर प्लेट है वो गाड़ी को परमानेंट फिक्स हो जाता है, उसको स्क्रूज नहीं लगते, उसको सर क्लिप्स लगते हैं, वो जो अगर उसका टेम्पर करने गए तो टूट जाता है, और वो लगाने के लिए आपको शोरूम में जाना पड़ेगा। हाँ, और वो अगर शोरूम में जाएंगे तो वो बोलेंगे कि पुलिस का एक्सीडेंट का या फिर काय का कॉपी लाओ, तभी आपको बिठा के देंगे। नया नंबर प्लेट भी आपको नहीं देंगे। हाँ, जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दिया हुआ है उसमें एक QR कोड रहता है, एक कोड इंग्रेव किया रहता है, नंबर रहता है वो, और उसके बाद में एक होलोग्राम रहता है, यानी उसका डुप्लीकेट नहीं बन सकता। तो आपकी गाड़ी अगर चोरी भी जाती है वो भी फायदा है कि दूसरी नंबर प्लेट अगर लगा के कोई घूम रहा है तो वो ध्यान में आएगा कि ये नंबर प्लेट डुप्लीकेट है या फिर बोगस है, तो पकड़ा जाएगा। यानी ऐसे बहुत सारे फायदे हैं कि उसका डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। या फिर कार में एक 3rd रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट भी आता है, वो आपके कांच के ऊपर पेस्ट किया जाता है और परमानेंटली पेस्ट हो जाता है वहाँ पे। इससे सेफ्टी, सिक्योरिटी और क्राइम डिटेक्शन सब इंटेंशन उसके पीछे है। परफेक्ट।
थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं होप करता हूँ कि सारे लोग इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उनमें जागरूकता पैदा हो कि हेलमेट पहनना है, बाकी सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अभी इस रोड सेफ्टी मंथ में हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अवेयर करे कि सीट बेल्ट, हेलमेट, ये जो चीज़ें हैं ये रोड पे एनफोर्समेंट करने वाले ऑफिसरों के लिए नहीं है, ये खुद की जान बचाने के लिए। जी बिल्कुल, थैंक यू। क्या स्पेशल होता है उसमें? उसकी फॉन्ट साइज तो जो है वो दूर से क्लियर दिखेगा, ऐसा है उसका फॉन्ट साइज। और वो जो नंबर प्लेट जो है, वो नंबर प्लेट फिक्स करते वक्त ऐसे फिक्स होती है कि वो फिर से बन नहीं पाएगी। यानी समझो अभी नंबर प्लेट जो आपको दिया गया है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, वो जो नंबर प्लेट है वो गाड़ी को परमानेंट फिक्स हो जाता है, उसको स्क्रूज नहीं लगते, उसको सर्क्लिप्स लगते हैं, वो जो अगर उसका टेम्पर करने गए तो टूट जाता है बराबर और वो लगाने के लिए आपको शोरूम में जाना पड़ेगा। बराबर। हाँ, और वो अगर शोरूम में जाएंगे तो वो बोलेंगे कि पुलिस का एक्सीडेंट का या फिर काय का कॉपी लाओ, तभी आपको बिठा के देंगे। नया नंबर प्लेट भी आपको नहीं देंगे। हाँ जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट दिया हुआ है उसमें एक क्यूआर कोड रहता है, एक कोड इंग्रेव किया रहता है, नंबर रहता है वो, और उसके बाद में एक होलोग्राम रहता है, यानी उसका डुप्लीकेट नहीं बन सकता। तो आपकी गाड़ी अगर चोरी भी जाती है वो भी फायदा है कि दूसरी नंबर प्लेट अगर लगा के कोई घूम रहा है तो वो ध्यान में आएगा कि ये नंबर प्लेट डुप्लीकेट है या फिर बोगस है, बराबर। तो वो पकड़ा जाएगा। यानी ऐसे बहुत सारे फायदे हैं कि उसका डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। या फिर कार में एक थर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट भी आता है, वो आपके कांच के ऊपर पेस्ट किया जाता है और परमानेंटली पेस्ट हो जाता है वहाँ पे। इससे सेफ्टी, सिक्योरिटी और क्राइम डिटेक्शन सब इंटेंशन उसके पीछे है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। मैं होप करता हूँ कि सारे लोग इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा उनमें जागरूकता पैदा हो कि हेलमेट पहनना है, बाकी सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अभी इस रोड सेफ्टी मंथ में हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अवेयर करे कि सीट बेल्ट, हेलमेट, ये जो चीज़ें हैं ये रोड पे एनफोर्समेंट करने वाले ऑफिसरों के लिए नहीं है, ये खुद की जान बचाने के लिए। जी थैंक यू।